MSD 16 समझ में आ रहा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपका, हेलो। सर हाँ मुझे नहीं हाँ आ रहा था। हाँ हाँ, वही बोल रही मैम थी मुझे आप। नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, हाँ तो जी। ठीक है, उसमें कोई मैंने घबराने वाली बात नहीं है। MSD 14 या 16 जो है भारतीय उपन्यास है, या फिर प्रेमचंद का विशेष अध्ययन जो है MSD 14 में, तो वो जो उपन्यास है वो सब इन्हीं तात्विक तत्वों से मिलकर के, औपन्यासिक तत्वों से मिलकर के ही बना है। तो उसकी मैंने आधार है ये, उसका आधार है ये, बेस है ये जो हम पढ़ा रहे हैं। उपन्यास क्या चीज़ है, उपन्यास का उद्भव विकास कब हुआ, उपन्यास का जन्म, मैंने उपन्यास कौन सी एक विधा है, इसके कौन से तत्व होते हैं। तो यही तत्व जो हैं आप जो पढ़ेंगे, कल मैंने बताया थोड़ा सा आपको मैंने क्या कहना चाहिए, गबन उपन्यास के बारे में। तो गबन उपन्यास में भी वो तात्विक विवेचन है, उसमें भी एक स्टोरी है, उसमें भी पात्र हैं, उसमें भी संवाद है, उसमें भी भाषा शैली है, उसमें भी देश काल वातावरण है, और उद्देश्य उसमें भी है। लास्ट पॉइंट जो है वो उद्देश्य माना जाता है उसमें। तो हमको क्या शिक्षा मिली उससे, तो ये जो एक कहानी है, लेकिन कहानी किससे बना है, उपन्यास की जो स्टोरी है वो बना किससे है, तो उसको जानने के लिए हमको ये हमारा आधार है। और MSD आपका 13 जो है उसका आधार है उपन्यास का, कि किस प्रकार से उपन्यास बनता है, उपन्यास में कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया जाता है, उपन्यास के तात्विक तत्व कौन कौन से हैं, यही सब जानेंगे। इसके बाद ही उसी में उसको इसी रूप में उसको जानना है। इसका पॉइंट अगर जानेंगे, कथानक क्या चीज़ है, आप लोगों को जैसे बताया कल, कथानक माने कथानक में कथा वस्तु जिसमें स्टोरी होती है, तो नमस्ते जो, मैम। नमस्ते, जो स्टोरी है आपकी वो स्टोरी इसमें है कि नहीं, मैंने कथानक यानी कि स्टोरी होता है। तो स्टोरी आपके जो उपन्यास आपने पढ़ा, थोड़ा सा कल बताई थी मैं, जो गबन के बारे में जो मैंने बताया था, तो उसमें भी मैंने स्टोरी है कि नहीं, स्टोरी क्या है उसमें बताया है, आभूषण प्रेम की समस्या को प्रदर्शित किया है कि आभूषण हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार से हमारे जो सृष्टि की अनुपम कृति नारी का आभूषण के प्रति लालायित होना स्वाभाविक है। इसी समस्या को प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में विषय वस्तु बनाया है, उसको आधार बनाया है और मैंने उपन्यास लिखा है। तो स्टोरी हुआ कि नहीं, तो उसमें पात्र फिर कौन, जालपा मैंने बताया, रमानाथ जैसे बताया, तो वो पात्र उसमें थे कि नहीं, रतन मैंने बताया, इंद्रभूषण, मणिभूषण, जोहरा, जग्गो, देवी इत्यादि जो कुछ भी मैंने बताया सब उसके पात्र हैं। फिर संवाद है, संवाद नहीं होगा तो उपन्यास को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, पात्रों के द्वारा संवादों को कह करके, उनके मुंह के द्वारा संवादों को कह करके उपन्यास को आगे बढ़ाया जाता है। उपन्यास, कहानी और नाटक का तत्व मैंने समान बताया था, केवल इतना नोट करने के लिए कहा गया था आपको कि नाटक के तत्व दो और उसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें मैंने बताया था रंगमंच बताया था और अभिनय बताया था। पर कहानी और उपन्यास कहने के लिए हमें न रंगमंच की आवश्यकता है, ना ही कहना चाहिए अभिनय की आवश्यकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण तत्व उसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, उसमें तत्व भी है, भाषा शैली, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया, और देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण के अंतर्गत अभी भी वो स्थिति है, प्रेमचंद के जो उपन्यास है यथार्थता पर लिखते हैं, वो सच्चाई पर लिखते हैं, जो सच्चाई आज भी है। आज भी नारी को आभूषण प्रियता है, आज भी हर नारी को आभूषण के प्रति लालायित होना स्वाभाविक बताया गया है, उस समय भी था और आने वाले कल को भी रहेगा, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसमें जो हमारी जो सत्यता है समाज में, हमारे पारिवारिक समाज में, हमारे मध्यम वर्गीय समाज में भी का वर्णन इसमें बताया गया है। तो हर वर्ग की नारी, हमारे भारतीय समाज की हर वर्ग की नारी जो है आभूषण के प्रति लालायित है। तो ये सब उसमें विषय वस्तु बताया। उसके बाद देश काल और वातावरण के आधार पर वो बताया कि समाज की नारी हमारी किस प्रकार से आभूषण के प्रति लालायित होती है, उनका रुझान कैसे, उनकी मैंने उनका मन कैसे लालायित होता है किसी आभूषण को देख करके, ये बताया। फिर उद्देश्य में ये बताया कि किस प्रकार से उसको सरकारी रुपयों का गबन करना पड़ा है ना, उससे हमें शिक्षा मिली हमें कि हमारे जितने हमारी जितनी अहमियत है, हमारे जितना हम मतलब जितना कहते हैं चादर जितनी है उतना ही पैर पसारो करके, तो ऐसे जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत के बल पर हम रहेंगे, उस हैसियत पर हम जीवन यापन करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। हैसियत से बाहर अगर सोचेंगे तो सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिलेगा। इन बातों को बताया है। इसमें उद्देश्य में हमको ये शिक्षा मिली है हमें कि ऐसा काम मत कीजिए जिससे हमें दुख अनुभव हो, जिससे हमें अपराध करना पड़े। तो जितना है अपना सामर्थ्य उसी के अंदर ही रहना हमको चाहिए, ये उसका उद्देश्य है। तो इसमें भी एक हमने स्टार्ट किया उपन्यास। उपन्यास में कथा वस्तु होते हैं, उपन्यास में पात्र होते हैं, उपन्यास में संवाद होते हैं, उपन्यास में भाषा शैली होते हैं, उपन्यास में देश काल वातावरण का उसमें प्रभाव पड़ता है, उपन्यास का उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से कोई भी कहानी, कोई भी नाटक, कोई भी उपन्यास
सभी का एक कथानक, एक स्टोरी होता है, सभी में पात्र होते हैं, सभी में संवाद होते हैं, सभी में भाषा शैली होती है और सभी में देश काल और वातावरण रहता है, वातावरण का प्रभाव रहता है। जो कवि या साहित्यकार जिस समय लिखता है उसके वातावरण का उसके साहित्य में निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है उसका, और लिखता जो है उस चीज को जिस परिवेश है उस परिवेश को उसका अंकन करता है। और उसके बाद उद्देश्य का, तो ये उसका बेस है। माने उपन्यास के बारे में नहीं जान पाएगा कि कोई भी उपन्यास, मतलब जैसे प्रेमचंद का उपन्यास है, जयशंकर जी का उपन्यास है, आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है, जितने भी साहित्यकार हैं हिंदी साहित्य जगत में, तो जब तक आप उपन्यास के बारे में, नॉवेल क्या चीज है, उपन्यास क्या चीज है, उसको नहीं जानोगे तब तक उसको नहीं जान पाओगे। इसलिए उसका परिचय देना आवश्यक है। तो ये पुस्तक आपका उपन्यास का एक परिचय है, ये मान के चलिए। ये पुस्तक आपका MSD 13 जो है उपन्यास का परिचय है। उपन्यास हम क्या चीज है, जब तक कहानी, जैसे कहानी, बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, लेकिन कहानी क्या चीज है तब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। ये उसका आधार है, उसका बेस है, उसका नींव है। ये उपन्यास का नींव है। ये नींव के ऊपर ही इमारत खड़ी होगी, अर्थात ये नींव बन जाएगा आपका ये MSD 13, और उसके बाद आपका MSD 14 जो है, MSD 16 जो है, उस पर वो इमारत बनेगा। अब समझ में आया आप लोगों को? मैंने इसका बेस है, इसको जानना आवश्यक है। अब समझ में आया? बहुत इजी है आप लोगों को। देखो, बिल्कुल मैंने डरना नहीं है और बेझिझक मुझसे प्रश्न करना। मैंने आपको टाइम जो दिया है उस समय पूछ लेना, मैडम कभी भी नाराज नहीं होगी आप लोगों के लिए। आप लोग पूछना उनसे। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब शंका में मत रहे, है ना, कोई भी शंका में मत रहे कि हम मैडम से पूछेंगे तो वो खराब सोचेंगे, या फिर आप डाउट अगर क्लियर नहीं करेंगे और यही डाउट अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तब क्लियर कौन करेगा, है ना। इसके लिए आपको पूछना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उपन्यास के अंतर्वस्तु है इसमें। हाँ हाँ मैम, कुछ कहना था, यही बात जो आपने बोल दिया ना, आज मैं शुरुआत में ही बोलने वाली थी कि मैम जी हाँ आप जैसे पढ़ा रही हैं ना, हम लोगों को लगता ही नहीं कि आप शिक्षक है। हम लोगों को आप में ना मातृत्व भाव और सखा भाव दिखता बहुत है बढ़िया, मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलो, मेरे बच्चे मुझे इस प्रकार से मैंने सुन रहे इसीलिए हैं, मुझे लगा जान कि रहे हैं। हाँ मैम जी, को कभी हाँ भी फोन करके पूछ लेंगे तो मैम नाराज नहीं होंगी। जैसे हम लोगों को जो भी तकलीफ होगी माँ के पास चले जाते, वैसे बिल्कुल आपके पास बिल्कुल चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। अथाह है, अथाह जगह है मेरे हृदय में आप लोगों के लिए। मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा है कि मैं आप लोगों को नाराज रहूं, आप लोगों से नाराज रहूं। आप लोग बार बार प्रश्न करेंगे तो नाराजगी नहीं होगी, पर मुझे खुशी होगी, मेरे लिए गुरुदक्षिणा होगी कि मेरे बच्चे मुझको पूछ रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़कर आप भी अच्छा जीवन यापन करेंगे, अच्छे से नौकरी पाएंगे। यही तो मैं हमेशा शुरू वाले क्लास में भी कही थी, मैंने ये भी कह दिया था ना, पूरे क्लास में कहूंगी तो आज भी कहते रही, है ना। मेरा आशीर्वाद है आप सबके प्रति। तो आप भी अच्छे मैंने अपना नाम कमाएं, हमारे मैंने भारत में अपना नाम रोशन करें, अच्छा काम करके और अच्छी सर्विस पा करके। अच्छा काम, अच्छा सर्विस नहीं भी मिलता है तो भी अच्छा काम करके भी अपना नाम रोशन करें और अपनी पढ़ाई को सार्थकता दें, पढ़ाई पर ध्यान दें। अभी आपका पढ़ने का समय है और इसमें बहुत सारी ऐसे भी हैं जो कि मैंने शादीशुदा हैं, उनको भी टाइम बहुत कम मिलता है, मैं तो जान रही हूँ उस चीज़ को। फिर भी मेरा उनसे यही कहना है, सभी से, उन सभी छात्राओं से यही कहना है कि आप जब पीजी कर रहे हैं, MSD पीजी कर रहे हैं, हिंदी में पीजी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में पीजी करें, तो पीजी कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ा सा उसमें ध्यान देना आवश्यक है ना। परीक्षा दिलाना आपको है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैम परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आपका जीवन बन जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, बताइए, मैम पूछिए। पहले हम हाँ सोचते थे कि रट के पढ़ लेंगे मैम, एग्जाम दे हाँ, लेंगे पास, लेकिन अब हमको लगता है कि मैम इसको जानना बहुत अच्छा चीज है। बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया बात कहा आपने, बहुत बढ़िया बात कही है। तो उसको मैंने कहा ना, कोई लिख लिख के याद करना, मेरा तो वही था। मैंने जब पढ़ा था तो खैर मैं लिख लिख के पढ़ती थी, क्वेश्चन का आंसर मैं लिखती थी तो मेरे को याद हो जाता था। तो खैर आप लोगों का किसका किसका कैसा है वैसे आप लोग कीजिएगा। कोई मन पठन करेगा, कोई लिख कर पढ़ेगा, कोई चिल्ला के मत पढ़ना ना, घर के सभी को डिस्टर्ब होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उसको, और आगे बढ़ना है इसलिए हमको परिश्रम करना है, बहुत अधिक परिश्रम करना है। इसके लिए अगर हम 2 साल परिश्रम कर लेंगे तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। और भगवान से हमारी प्रार्थना है, हमेशा कहती आ रही हूँ, कहूंगी भी, कि आप अच्छे जगह पे पहुंचे और अपना कार्य करें। ये मेरी भगवान से विनती है। अब मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं लिखा है आप लोगों को परेशान करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपके क्वेश्चन का आंसर ना देने के लिए। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। मैंने आपको डेट दिया है, मैंने आपको समय जो दिया है उस समय पर आप मुझे रिंग कर लेना, ठीक है। ओके, हम सब्जेक्ट पे आए, थोड़ा सा वो लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उपन्यास की अंतर्वस्तु क्या चीज है देखो। उपन्यास का संबंध आधुनिक पूंजीवादी युग से जोड़ा गया है। उपन्यास को आधुनिक विधा कहा गया है और उसको पूंजीवादी युग से जोड़ा गया है। दूसरी ओर इसका संबंध गद्य के विकास से भी है।
गद्य के विकास है। गद्य के विकास के लिए हिंदी गद्य जो है, हिंदी गद्य के अंदर कल भी मैंने पूछा था, बहुत सुंदर जवाब भी मुझे मिला था। आप लोगों ने बताया भी था कि निबंध, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा इत्यादि सब गद्य है। मैंने पूछा भी था, एक प्रश्न किया था आप लोगों से कि गद्य की विभिन्न विधाओं के नाम बताइए, तो आप लोगों ने बताया भी था। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके, मेरे बच्चे जान रहे हैं इस चीज को। तो उसमें जो है ये उपन्यास जो है वो गद्य का विकास भी कर रहा है, एक प्रकार से गद्य का विकास कर रहा है। तो पूंजीवादी, आधुनिक पूंजीवादी युग से जोड़ा तो गया है, दूसरी ओर इसका संबंध गद्य के विकास से भी है। गद्य लेखन का महत्व बढ़ने का कारण क्या है? अब देखो, किसी भी चीज को हम लिखते हैं, लिखने के लिए उसको छपवाने की आवश्यकता होती है ना। तो इस समय, जिस समय आधुनिक युग में जो हुआ, आधुनिक पूंजीवादी युग में क्या हुआ, आधुनिक युग में बहुत सारे मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो गई इसको प्रिंट करने के लिए, इसको छपवाने के लिए। तो इस मुद्रण यंत्र का आविष्कार था, जिसके कारण यह संभव हो सका है कि एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां कम से कम समय और कम से कम श्रम से बनाई जा सकती है। सही बात है, एकदम जनरल सी बात, एकदम स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रति, माने हम जेरॉक्स जैसे कराते हैं तो एक हमको चाहिए, हमारा हजारों प्रति उसे निकलवा लेते हैं। अगर कुछ चीज को लिखना चाहते हैं, पुस्तक छपवाना चाहते हैं, तो एक नहीं छपती, बहुत सारी पुस्तकें उससे निकल जाती हैं, प्रतियां उससे निकलती हैं। तो ये सुविधाएं। और दूसरा, इसमें श्रम का भी कम महत्व लगा है। पहले टाइपिंग इत्यादि किया जाता था, जैसे पहले पुराने उसमें जब उतना आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय उसको क्या करते थे, टाइप करते थे, टाइप करके उसको फिर रखा जाता था, बहुत मुश्किल होता था पुस्तक को छपवाने के लिए। मुद्रण यंत्र का आविष्कार ठीक से नहीं था उस समय, उतना अधिक आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था साहित्यकारों को। किंतु आज के युग में ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं बहुत ही कम समय में, और एक बहुत ही कम समय में ये बनाई जा सकती है। कम समय में कई सारी प्रतियां निकाली जा सकती है। उपन्यास कहानी की तुलना में लंबी रचना है। उपन्यास में भी कथा होती है और कहानी में भी, ठीक है। उपन्यास क्या होता है, देखो, कहानी में कहानी की परिभाषा में किसी साहित्यकार ने कहा है, कहानी कम से कम 20 मिनट का हो, ऐसा कहा गया है, एकदम छोटी सी। तो उसमें कहानी में क्या होता है, छोटे रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी स्टोरी को जानना होता है उसका केवल एक ही पक्ष उसमें दिखाया जाता है। परंतु उपन्यास एक बृहद रचना है। उपन्यास एक बड़ा होता है। कहानी में किसी के चरित्र, एक ही चरित्र का मतलब थोड़ा बताया जाता है, किंतु उपन्यास में क्या होता है, प्रत्येक चरित्र का, जितने भी पात्र उसमें होंगे उन सभी का बृहद वर्णन होता है उपन्यास में, देखेंगे। वैसे आपका हिंदी जैसे महाकाव्य है, महाकाव्य किसे कहा जाता है, महाकाव्य में 30 से अधिक सर्ग होने चाहिए, है ना। जैसे खंड काव्य में 6-7 कहते हैं। खंड काव्य जैसे आपका रश्मिरथी इत्यादि खंड काव्य है, किंतु खंड काव्य कहने से वो खंडित रूप नहीं है। और खंडित मतलब उसमें जैसे महाकाव्य रश्मिरथी में, खंड काव्य रश्मिरथी में कर्ण के चरित्र के बारे में बताया है, कर्ण का ही बताया, एक पक्ष का वर्णन किया गया है। किंतु महाकाव्य में जितने भी चरित्र होते हैं उन सभी का वर्णन बृहद रूप से किया था। ठीक उसी प्रकार उपन्यास में जितने भी पात्र हैं, चाहे वो मेन पात्र हो, चाहे गौड़ पात्र हो, मुख्य पात्र हो या गौड़ पात्र हो, जितने भी पात्र हैं सभी का वर्णन उसमें हमेशा बारी बारी से आता है। पूरा उसके बारे में पूरा बृहद वर्णन करके हमको जो साहित्यकार है हमको समझाता है और हमको आसानी से समझ में आता है। इतना अवश्य है कि कहानी का समय बहुत कम होता है, कहानी कम समय में खत्म हो जाता है, किंतु उपन्यास के लिए लंबा टाइम लगता है। ये अंतर है उसमें। आधुनिक कहानी का आस्वादन पढ़कर ही ज्यादा लिया जाता है, सुनकर कम, जबकि आधुनिक कहानी पढ़ने से ज्यादा सुनने के लिए होती है। कहानी को सुनाया जाता है, इसलिए उसे गल्प या किस्सा कहा जाता है ना। उसको कहा जाता है कि किस्सा बताओ, चलो यार एक किस्सा बताओ। कहीं पे आप जाते हैं, चलो एक किस्सा सुनाओ, तो क्या चीज है किस्सा, यानी कहानी जो कि जल्दी खत्म हो जाता है। परंतु कोई किसी को नहीं बोलता कि चलो यार हमको उपन्यास पढ़ के बताओ, ये नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि उपन्यास जो है आकार में बड़ा होता है। उसमें विवरणात्मक शैली, उसमें वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, जो लंबे लंबे आख्यान उसमें रहते हैं। किंतु कहानी जो है वो छोटी होती है, इसके जो माने वाक्य जो है छोटे छोटे होते हैं। अगर ज्यादा बड़े ज्यादा लंबे लंबे रहेंगे तो बोर हो लग जाएगा और कहानी को समाप्त करना जल्दी है। छोटे से समय में पूर्ण रूप में हमको समझ में आ जाता है एक छोटे से कहानी में। किंतु उपन्यास को जानने के लिए उपन्यास के पूरे पक्षों का वर्णन करना पड़ता है। उपन्यास के लिए समय चाहिए और इसका जो आकार है वो बड़ा होता है। इसकी शैली भी बहुत विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद आएगा आपका चरित्र चित्रण। उसमें जो आएंगे है ना चरित्र, जो मैंने बताया ना, उसमें जो चरित्र जो होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो कथा को आगे बढ़ाते हैं। और घटनाएं बिना पात्रों के नहीं घट सकती। अगर कोई भी घटना, अगर कोई भी कुछ बात बताना है पाठकों को, तो उसके लिए पात्रों की आवश्यकता होगी। पात्रों के माध्यम से बताएगा लेखक, कि स्वयं कहेगा कि मैं वहां गया था, मैं ऐसा किया था, वो तो आत्मकथात्मक शैली के अंतर्गत आएगा।
ठीक है वो। लेकिन इसमें जो बताएगा घटना प्रधान को लेते हुए या कोई भी संवाद जो है, कोई भी चीज को अगर पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम कौन है? पात्र है। पात्र अपने भावों के द्वारा, अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा उनको सभी तक पहुंचाता है। फिर कथानक का निर्धारण है। मनुष्य जीवन के किसी भी पक्ष को उपन्यास के कथानक का आधार बनाया जा सकता है ना। कथानक का आधार माने किस्सा, कहानी जो है किसी भी सब्जेक्ट पर लिखा जा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी के पर भी लिखा जा सकता है, किसी पेड़ पौधे पर लिखा जा सकता है, हमारे कहना चाहिए आसपास के कोई किसी धर्म को लेकर के, किसी जाति को लेकर के, किसी भाषा क्षेत्र को लेकर के, कोई भी हो। मनुष्य से तात्पर्य सभी तरह के मनुष्य से है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, नस्ल या का व्यक्ति क्यों न हो, किसी भी काल का उसका सम्मत क्यों न हो, आज का मनुष्य उस दौर का मनुष्य जो बीत चुका है और आने वाले दौर से मनुष्य को भी उपन्यास की कथावस्तु का आधार बनाया जा सकता है। अर्थात मनुष्य अपने प्रत्येक क्षेत्र का, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो, भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को अपना उपन्यास का आधार वो बना सकता है, अपने उपन्यास की कथावस्तु का आधार बना सकता है। उसके बाद है काल का भी उसमें पता है, काल के साथ भी परिवेश की कथानक के निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काल यानी समय है ना, किस काल में कोई घटना किस रूप में घटित होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कहाँ घटित हो रही है। परिवेश का तात्पर्य सिर्फ जगह नहीं बल्कि उस स्थान की है। वे सारी विशेषताएं उस परिवेश की अपनी पहचान बनाते हैं, जिस परिवेश की अपनी परंपरा और जो वहाँ के लोगों के संस्कारों व्यवहारों को अपने ढंग से व्यक्त करता है। अर्थात आप देखेंगे आंचलिक उपन्यास जैसे कि मैलांचल है, मैलांचल लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने मैलांचल उपन्यास में वहाँ के संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, मैंने सभी साहित्यकार, मैं एक उदाहरण देकर ये बता दे रही हूँ आपको, आंचलिक उपन्यास का उदाहरण देते हुए कह रही हूँ कि उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज नामक जगह को लिया और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहन सहन है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ की जो संस्कृति है, उन सभी परिवेश को लेकर के वो अपने उपन्यासों की रचना की। तो काल का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यास की कथावस्तु के निर्धारण के सवाल को प्रेमचंद ने दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। आपका जो किताब है ना, आपके पास जो किताब है, उसी किताब में सब कुछ है और मैंने भी बाहर से कोई मटेरियल लिया नहीं है, उसी किताब से ही पढ़ा रही हूँ कि मुझे वो किताब बहुत अच्छा लगा। ये वाली किताब जो है ना आपको जो मिली है, बड़ी वाली किताबें, वो किताब से आप पढ़िए, उसी से नोट्स बनाइए और उसको थोड़ा सा पढ़िए और अपने शब्दों में थोड़ा सा उसको चेंज करके थोड़ा सा लिखिए। खास करके उसकी प्रस्तावना जो है ना, उसका जो मूल आप स्टार्ट करेंगे ना, उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखना, थोड़ा कुछ और कुछ उसमें मिला देना। उपन्यास क्या चीज़ है, कहाँ उसका उद्भव विकास हुआ, क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आप उसको मिला दीजिए। बाहर से अपने से किसी कहीं से नोट्स मिलता है तो उसे भी मिलाकर लिखिए और अंदर का जो लिखना है, जो इसमें दिया गया उसको लिखोगे तो भी सही है, पर उसको थोड़ा सा है ना, नकल के लिए अकल चाहिए, थोड़ा सा अकल का काम कीजिएगा आप लोग। उसको पढ़िए, पढ़ करके थोड़ा सा सोचिए, सोच करके उस चीज़ को थोड़ा सा बिना देखे किसी मैंने कागज में, किसी कॉपी में उसको लिखने की चेष्टा कीजिए, तो आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का क्या होता है, देखो रोज रोज क्लास तो नहीं होता है और कई लोग क्या है सीधे पीजी कर रहे हैं, जिनका हिंदी भी नहीं था, उन लोगों को भी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, पर तकलीफ वाली बात कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको समझिए आप, आपको मतलब अपना लक्ष्य बनाना है, अपने मन में हमेशा पॉजिटिव माने सकारात्मक सोच रखिए। हमको ये किताब मिली है, ये किताब बहुत अच्छी है, हम उसको पढ़ पाएंगे, अच्छे से परीक्षा में पास हो पाएंगे बोल के आप जब सोचेंगे तो बिल्कुल वो सही होगा। आप जब सोचेंगे उसको हवा टाइप का डरेंगे, नहीं ये तो डरावना है, नहीं इसमें ये दिया गया, इसमें बहुत कठिन शब्दों का वर्णन, बिल्कुल नहीं, ये सभी चीजें छोड़ दीजिए और हमेशा सकारात्मक सोच रखते हुए इस किताब को पढ़िए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल से आपको मैंने बहुत सारे परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। उधर जो कुछ भी करना है, कहीं कुछ जाना है, कहीं घूमने जाना, सबको छोड़ दीजिए, मतलब कम से कम ठीक है कीजिए उस चीज को, लेकिन पढ़ने में भी विशेष महत्व दीजिए। पढ़ने का टाइम, इसको टाइम टेबल बनाइए और उसमें पढ़िए। और ये किताब जो है बहुत 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 अच्छी किताब है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत सुंदर पूछे जाएंगे। आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी हम एक आध बताएंगे आपको। पिछले कक्षाओं में पिछले साल कौन कौन सा क्वेश्चन दिया था, उसका एक आध हल करके भी आपको बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, MSD 13 का और MSD 1 का। आगे बढ़ते हैं। तो उपन्यास को क्या कहा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ।
प्रेमचंद जी ने कहा है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मानव चरित्र उपन्यास के केंद्र में होते हुए कथानक में किस चीज की प्रधानता है, इसके अनुसार उपन्यास की श्रेणी को विभाजित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस दृष्टि से 3 श्रेणियों में इसकी चर्चा की है। उपन्यास क्या चीज है, इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 श्रेणी में बांटा है। कहा है घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। तो घटना प्रधान उपन्यास, कौतूहल प्रधान जैसे किसको जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और रहस्य प्रधान कोई रहस्यमय है, कोई चीज है, कुछ जानने के लिए मन लगता है। जैसे कि आप जासूसी सीरियल्स इत्यादि देखते हैं, तो उसमें एक दिन देखा, दूसरे दिन फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जानने की इच्छा है ना, वो जो है वो उसमें सभी आएंगे, इसमें आएंगे। तिलस्मी जासूसी होते हैं। इस प्रकार के उपन्यास आमतौर पर मन बहलाव के लिए लिखे जाते हैं, है ना, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए लिखे जाते हैं। घटना प्रधान उपन्यासों में कथानक घटनाओं में ही निहित होती है। इस तरह के उपन्यासों पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद लिखते हैं कि पुराने ढंग की कथाओं में बस प्लॉट ही प्लॉट होता था। प्लॉट यानी कथा ही कथा होता था, उसमें रंग रोगन की मात्रा नहीं रहती थी। उसके बाद ये बताया है कि भाव प्रधान है, चरित्र प्रधान है, किसी चरित्र को लेकर के लिखा हुआ उपन्यास, किसी के चरित्र है। जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, तो बाणभट्ट के चरित्र को लेकर लिखा गया उपन्यास, उसमें है अनेक प्रकार के ऐतिहासिक इतिहास से उन्होंने सामग्री ली है, इतिहास को विषय वस्तु बनाया है। और किसी के मतलब बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथात्मक वो उपन्यास है। आत्मकथात्मक मतलब उसके जीवन में जो जो घटित हुआ है वो अपने आत्मकथा के द्वारा उसको प्रस्तुत किया है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो चरित्र प्रधान से किसी के चरित्र को लेकर भी उपन्यास लिखा जा सकता है, ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर भाव प्रधान उपन्यास है। जहां तक भाव प्रधान उपन्यास की बात है, उस पर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उन्होंने बहुत कुछ पुरानी कथा आख्यायिकाओं के गुण होते हैं। उनमें भाषा की मनोहारिता, अलंकार, योजना, पद, लालित्य, भाव, वेग इतनी अधिक मात्रा में है कि उन्हें गद्य का कहना ज्यादा उचित होगा। अर्थात कई ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने इस प्रकार के अलंकार जो कि काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा है MSD 1 में किस प्रकार से अलंकार रस जो है वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से गद्य में भी कुछ अलंकारों का उसमें स्थान दिया गया है, कुछ मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि उसमें कहा गया है, जिसके आधार पर बहुत अधिक प्रभावित करने के लिए पाठकों को ऐसे भावप्रवण माने भाव प्रधान उपन्यास लिखे गए हैं, जो सोच करके भावावेग में वो लिखा जाता है। इसमें अलंकार, योजना, भाषा की मनोहारिता, बहुत सुंदर ढंग से भाषा को उसमें प्रयोग किया जाता है, और जिससे कि आप सुन करके उसको बहुत आपको हृदय स्पर्शी लगे, बहुत ही अच्छा लगे, ताकि वो उपन्यास को आप आगे पढ़ सको। तो ऐसे भी भाव प्रधान उपन्यास होते हैं। उसी प्रकार कथानक का विकास, कथा का प्रारंभ, विकास और अंत होता है ना। कथानक जो है ना, स्टोरी जो है, एक प्रकार से कथानक जो है, स्टोरी जो है, आपकी कथा वस्तु जो है, कहानी स्टार्ट होकर समाप्त नहीं हो जाता। समाप्त होता है क्या? नहीं होता। उसके लिए कथा का प्रारंभ होगा। पहले जैसे कोई पिक्चर आप देखने जा रहे हैं, कोई उपन्यास अगर लिखा जा रहा है, तो उसमें पहले नायक और नायिका का परिचय मिलेगा। इसमें कितने सारे नायक हैं, कितने सारे नायिकाएं हैं, कितने प्रतिनायक हैं, खलनायक हैं, कौन खलनायिका है, उनके बारे में कहा जाता है। सर्वप्रथम तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जैसे नायक और नायिका उन दोनों का पहले कहीं पे मुलाकात होगी, पिक्चर इत्यादि आप देख रहे हैं, ड्रामा इत्यादि भी देख रहे हैं, कहीं पे मुलाकात होगी। उसके बाद फिर मुलाकात होने के बाद फिर उनमें आदान प्रदान, भाषा का आदान प्रदान होगा। उन लोग एक दूसरे से बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बीच में एक ऐसी आएगी स्थिति, उसका विकास होगा। अर्थात प्रारंभ होगा, उसके बाद विकास होगा। बीच में क्या होता है कि जो उनके माता पिता, अगर कोई नायिका है, कोई नायक है, अगर इनका कुछ संबंध है, तो इसमें क्या होता है, पहले पता नहीं चलता है ना, एक साथ से खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके बाद क्या होता है, घर वाले जो है उन पर बंदिशें लगाना चालू कर देते हैं, ऐसा है वैसा है करके। किंतु अंत में फिर उसका अंत होता है। अंत में या फिर तो मिलते हैं, या फिर कहना चाहिए मिल जाते हैं। हमारे भारतीय इसमें बताया है कि प्राय मिलन बताया है अंत में। तो जैसे भी हो लोग मिलते हैं। तो कोई भी चीज है, कोई भी उपन्यास है, कोई भी नाटक है, या कोई भी कहानी है, उसका प्रारंभ भी होगा, विकास भी होगा और अंत भी होगा। तो एक साथ से अंत नहीं हो जाता, एक साथ से उसका विकास नहीं दिखा जाता। एक साथ पहला उसका परिचय दिखाया जाता है। पहले कौन है, आप पिक्चर में देखते हैं, थिएटर में देखते हैं, सिनेमा हॉल में बैठकर देखते हैं, स्क्रीन पर जो देखते हैं आप, तो इसमें पहले नायक और नायिका के बारे में बताया जाएगा, कहाँ का है, उसके माता पिता, उसके परिवार का पूरा परिचय दिया जाता है। एक लड़की है, जैसे
जैसे एक नायिका है तो वो नायिका के माता पिता को दिखाया जाएगा, उनका घर दिखाया जाएगा, फिर उसके बाद आगे उनके परिवार के बारे में बताया जाएगा, फिर उधर अगर नायक है तो नायक के परिवार के बारे में बताया जाएगा। एक साथ ऐसा नहीं दिखाया जाता कि एक साथ दोनों का मिलन हो गया और दोनों की शादी हो गई, ऐसा नहीं है। तो उसका प्रारंभ होगा, फिर उसके बाद विकास होगा और फिर अंत होगा। तो ये इन तीनों पॉइंट पर चलता हुआ प्रत्येक उपन्यास, प्रत्येक नाटक और प्रत्येक कहानी लिखा जाता है और समझा जाता है। घटना प्रधान उपन्यासों में कौतूहल का तत्व पाठकों के आकर्षक का मुख्य केंद्र होता है, इसलिए कथा का विकास इस तरह किया जाता है कि पाठक के मन में लगातार यह जिज्ञासा बनी रहे। अर्थात देखो, आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट जैसे देख लेते हैं कहानी, टीवी सीरियल की बात कह रही हूँ, टीवी सीरियल इत्यादि हम लोग देखते हैं। बहुत प्रिय जो टीवी सीरियल होता है उसको, जिसको जो अच्छा लगता है वो देखता है। आज देख लिया, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर वो इंतजार करता है और ठीक समय जब जानने की इच्छा होती है, जब सेकंड कुछ बताने वाला रहता है, जो निर्माता है, निर्देशक है, उसी समय वो बंद कर देता है सीरियल को आगे के लिए ना, फिर कल दिखाए, इसका शेष भाग कल दिखाया जाएगा। तब तक हमारे मन में जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, अरे कब कल समय होगा, कब वो समय आएगा जब हम उसको देखेंगे, क्या होगा। वो जो नायिका जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, अरे वो तो हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में रहेगी वो नायिका। उसके बाद उस पिक्चर को मैंने उसको बंद कर दिया जाता है, उसमें कहता है आफ्टर द ब्रेक, दूसरे दिन दिखाया जाएगा। पर तब तक पता नहीं उधर निर्माता ने जो भी करे करते रहे, पर आपकी जिज्ञासा, आपका मन ये लगा रहता है, अरे वो समय कब होगा, मैं कब उसको देखूंगी या देखूंगा, क्या हुआ, मेरी जो प्रिय हीरोइन थी वो मर गई या जीवित है ना, जानने की इच्छा। तो एक धीरे धीरे ऐसा होता है, प्रारंभ होता है, उसके बाद उसका विकास होगा और अंत होगा। तो ऐसे जानने की इच्छा जो होती है, जिज्ञासा, उसको लगता है। और जिस चीज में जिज्ञासा, जैसे मैंने जानने की इच्छा जिस चीज के लिए रहती है वही सफल होता है। अगर आपको कोई सीरियल आपने देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, देख रहे हो कल क्या होगा, आफ्टर द ब्रेक भी कह दिया, उसके बाद शेष भाग कल दिखाया जाएगा बोलेगा, आपको वो अच्छा नहीं लगा वो कहानी, तो कल क्या दिखाया जाएगा उस पर आप उतना अपना माइंड उस पर ये नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं जाया करेंगे, अपने दिमाग को व्यर्थ जाया नहीं करेंगे कि कल क्या होगा, हाँ होने दो, क्या है तो क्या मालूम क्या होगा, मुझे क्या करना। किंतु जो सीरियल्स आपको अच्छे लगते हैं, जो लोकप्रिय हो लगते हैं, आपको एकदम से हृदय स्पर्शी लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो मतलब नायिका जो अपनी अभिनय के द्वारा जो एक्टिंग कर रही है, अभिनय कर रही है, उसमें जो इमोशनल सीन्स होते हैं, जो संवेदनशील वाले सीन्स होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो रोने लगती है तो वो तो उसमें मैंने अभिनय कर रही है, किंतु आप इतने भाव विह्वल हो जाते हैं कि आपके आंख से आंसू निकल आते हैं। आंख से आंसू नहीं निकलने से भी आप द्रवित हो जाते हैं, हाय क्यों ऐसा हुआ, कैसे उसका दुख दूर होगा, ये जानने की इच्छा, ये जिज्ञासा, आगे कल क्या होगा, ये जानने की इच्छा जब तक आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक आप उसको एक सफल हिंदी सीरियल, टीवी सीरियल या सफल ड्रामा या सफल पिक्चर कभी भी नहीं कह सकते। पिक्चर में तो पूरा बताया जाता है, 3 घंटे में पूरा बता दिया जाता है, किंतु टीवी सीरियल इत्यादि जो धारावाहिक है उसको देखने के लिए हम बहुत अधिक लालायित रहते हैं, बहुत अधिक मन में जिज्ञासा रहती है, अरे वो कब टाइम वो टाइम आएगा, कब वो समय होगा, कब इस सीरियल का समय होगा, तो कब हम उसको देखेंगे। तो जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा, मैंने उपन्यासों में उत्सुकता, मैंने अब देखिए, मैंने पिक्चर, ये दृश्य और श्रव्य काव्य है, पिक्चर जो है वो ड्रामा जो है दृश्य और श्रव्य, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, किंतु उपन्यास एक सुन सकते हैं। उपन्यास को केवल कोई कहेगा, कोई पढ़ेगा तो उसको केवल सुनेंगे। तो इसमें क्या होगा, उपन्यास में भी ऐसा होता है, उपन्यास में भी जिस चीज को हमको अच्छा लगता है, हम क्या करते हैं, उपन्यास में अगर कोई चीज अच्छा लगा, कोई पेज अच्छा लगा, तो हम उसको आसानी से किसी भी समय उसको पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, ड्रामा इत्यादि जो है, नाटक इत्यादि जो है, फिल्म इत्यादि जो है, अगर ये जो सीन आपको अच्छा लगा केवल एक ही बार उसी समय वहीं पर देखेंगे आप। अगर हंसने का कहीं कुछ लगा तो वहीं हंस देंगे एक बार, और कहीं खुश होने का प्रश्न उठा, वहां पे कोई मैंने ऐसा स्थान है, ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ पे आपको हंसने की इच्छा हो रही है, क्योंकि वहाँ हंसाने वाले पात्र हैं, तो वहाँ एक साथ हंसोगे। किंतु उपन्यास में अगर हंसना है आपको, तो उपन्यास का वो पेज आपको पलटना होगा कि जिस पेज में हंसने की बातें बताई गई है, जिसमें व्यंग बातें बताई गई है, उसके लिए हमको वो पेज पलटना होगा, हम आराम से हंसेंगे। लेकिन क्या होंगे, अगर हम पुस्तक पढ़कर अकेले हंसेंगे तो हंसी के पात्र बनेंगे, आपके घर के सदस्य क्या बोलेंगे, अरे ये कैसे हो गया, इसका माइंड क्या हुआ, इसका क्या हो गया, ये पागल हो गए हैं क्या कैसे अपने आप मैंने पुस्तक पढ़ के हंस रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं। तो उसमें अंतर भी बताया गया है, कई साहित्यिक विधाओं से उसका तुलना भी किया गया है, उपन्यास की तुलना भी की गई है। तो उपन्यास जो है, इसमें आप लिख सकते हैं, एक उपन्यास एक मैंने श्रव्य काव्य है, उसको सुन सकते हैं। तो उत्सुकता, पाठकों में उत्सुकता मैंने पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैंने थोड़ा सा आप देख रहे हैं उपन्यास जो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा जहाँ लगेगा आगे और जानेंगे आप,
कि उसको जानने के लिए पढ़ेंगे उसको। अगर देखेंगे बोरियत लगेगा, आपको बोर महसूस लग रहा है, एकदम नीरस लग रहा है, उसमें कोई रस नहीं है, तो उस उपन्यास को बंद कर देते हैं। लेकिन जिसमें रस होता है, जिसमें रस अर्थात जो कि अपने मन को अच्छा लगता है कि उसने ऐसा हुआ, उसने वैसा हुआ, तो आप क्या करते हैं, आपकी भावना जो है उसको माने पढ़ने की भावना आपके मन में आपके हृदय में अंकित हो जाते हैं, आपके मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं, और ऐसा लगता है नहीं नहीं नहीं, ये कई बार होता है ना सर, टीवी सीरियल कोई देख रहे हैं अच्छा लगता है, कोई पिक्चर देख रहे हैं अच्छा लगता है, घर के आने से जैसे आपको बुलाते रहते हैं, आओ ये करना है वो करना है, आप सुनते नहीं हो। क्योंकि उसमें रम जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, उसमें रम जाता है, जो श्रोता है उसमें रम जाता है उसको देखने के लिए कि आगे क्या होगा। उसी प्रकार से पुस्तक में भी अगर पुस्तक अच्छा लिखा गया, उपन्यास अच्छा लिखा गया, जो भी अंश अच्छा लगा, तो जो पाठक है, मैंने इसको पाठक बोलेंगे ना, उपन्यास जो पढ़ेगा उसको पाठक बोलेंगे, तो और अगर पिक्चर अगर देखेगा तो दर्शक कहा जाएगा। तो पाठक जो है उसके मन में जिज्ञासा जागृत होती है और आगे आगे पेज पलटता जाता है और सारे उपन्यास को पढ़ करके वो आनंद का अनुभव करता है। तो इसमें बताया कथा का विकास की घटनाओं के आधार पर नहीं होता, बल्कि चरित्रों के मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के दबाव और लेखक के उद्देश्यों से प्रेरित होकर उपन्यास लिखते हुए लेखक के मन में इनको लेकर अनवरत संघर्ष चलता रहता है। समाज में एक ही हिस्से से निकले हुए चरित्र एक सी परिस्थिति में एक सा व्यवहार नहीं करते। इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार से एक ही माहौल में पलने वाले दो बच्चे हैं, एक ही माहौल में पलने वाले दो बच्चे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग विचार होते हैं, दोनों एक जैसे नहीं होते। आप देखना ना, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में कि किस प्रकार से हम भाई बहन रहते हैं, माता पिता के हम मैंने कहना चाहिए बच्चे हैं, किंतु सभी के चरित्र एक जैसे नहीं होते, सभी के चरित्र अलग अलग होते हैं। कोई अच्छे चरित्र का रहेगा, कोई शांत स्वभाव का रहेगा, तो कोई विद्रोही स्वभाव का रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार से एक ही माहौल में पलने वाले दो भाई एक से चरित्र के नहीं होते, बहुत सी अन्य बातें उनके व्यवहार को निर्धारित करने वाली होती है। और लेखक जिस रूप में भी कथा का विकास करे वह स्वाभाविक लगनी चाहिए। स्वाभाविक का तात्पर्य यह नहीं है कि लेखक कुछ ऐसा लिख दे जो काल्पनिक हो, काल्पनिक चीजों को सोचने में टाइम लगेगा। स्वाभाविक चीजें जो है उसको हम जल्दी से सुन पाएंगे, जल्दी से उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो प्रत्येक व्यक्तियों की चरित्र जो है वो एक जैसे एक ही माहौल में रहने से, अलग अलग माहौल का तो एक जैसे नहीं हो पा रहा है, घर का माहौल का जो बच्चे हैं एक जैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग अलग माहौल के बच्चों का चरित्र एक जैसे कैसे होगा? कभी किसी का चरित्र किसी से नहीं मिलता। जो चरित्र जिससे मिलता है देखना उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। आप लोग भी देख रहे हैं ना, आप लोग के पिछली कक्षाओं में आप जब छोटे थे, आप जब स्कूल जाते थे, उस समय भी आपके चरित्र आप जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही कोई लड़का, अगर आप होशियार हैं, अन्य कोई छात्र वो भी होशियार है, तो आपकी दोस्ती उससे होगी, है ना। एक झगड़ालू लड़का है, वो हमेशा झगड़ा करता रहता है, वो विद्रोही प्रकृति का है। अगर कोई लड़का दूसरा वैसे ही विद्रोही प्रकृति का है तो उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, होती है कि नहीं? समान चरित्र वालों से समान लोगों की मैंने दोस्ती होती है, ये भी बताया गया है। और ये भी बताया गया है, इसमें आप ये मत कहना कि मैडम ने कैसे कह दिया कि एक ही चरित्र वालों से कैसे दोस्ती होती है, मैंने दूसरे चरित्र वालों से जो होती है, किंतु हमको क्या करना है कि उनके जो दूसरा चरित्र है, हम अच्छे फ्रेंड है, हमारा दोस्त भी अच्छा व्यक्ति है, किंतु दूसरों के लिए वो खराब है, लोग कहते देखो तो वो खराब व्यक्ति है, उससे उसकी दोस्ती है, तो हमको क्या करना है? उसके गुणों को ग्रहण करना है, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करना है, उसकी बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से क्या है, सर्प जो है ना, सांप, वो चंदन के पेड़ में लिपटा रहता है हमेशा, लेकिन उसको शीतलता प्रदान होती है चंदन के पेड़ से, पर वो सर्प जो है वो अपनी जो विष है उस पर नहीं डालता। उसी प्रकार से संगति करो, दोस्ती करो, किंतु उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करो, उसकी बुराइयों को कभी भी ग्रहण मत करो। तो इसमें चरित्र भी वैसे होते हैं, अच्छे चरित्र वाले भी होंगे उपन्यास में, खराब चरित्र वाले भी होंगे। खराब चरित्र हम उसको कहेंगे जो खलनायक का काम करेगा, अच्छा चरित्र हमको वही अच्छा लगेगा उपन्यास में, कहानी में, नाटक में, जो कि हमको प्रिय हो, जो हम जैसा आचरण करे, जो अच्छा आचरण करे, जो अच्छा आचरण करेगा उसके प्रति हम निश्चित रूप से उसके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे, उसके प्रति हम उसको दुख होगा तो हमें भी दुख होगा, उसको मैंने कुछ सुख होगा तो हमें भी सुख होगा। अगर नायक हमें अच्छा लगता है, नायिका हमें अच्छी लगती है, नायिका के चरित्र अच्छे लगते हैं, अगर नायिका के ऊपर कोई विपत्ति आ गई, कोई घटना घट गई, तो पता नहीं हम तो कुछ करने नहीं जाएंगे उसके पास। कोई उसका मैंने कहीं गिर गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसको उपचार करने तो हम नहीं जाएंगे, हम तो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हमारे मन में वो भावना क्यों जागृत होती है उसके प्रति कि हाय कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक होगी कि नहीं। अगर वो ठीक हो जाती है, हॉस्पिटल चल जाती है और ठीक हो जाती है, तो फिर खुशी होती है आपको। क्यों होती है? क्योंकि आप भी उसमें रम जाते हैं। क्यों रमते हैं? जब आपको वो अच्छा लगता है। समझ में आया? जो आपको अच्छा लगता है तभी उसमें रमेंगे, जो उपन्यास आपको अच्छा लगेगा तभी उसको पढ़ेंगे, जो कहानी अच्छा लगेगा तभी उसको सुनेंगे, जो नाटक आपको अच्छा लगेगा तभी उसको पढ़ेंगे, और उसके प्रति हमारी जो भावनाएं, हम एकाग्र क्यों हो जाते हैं, एक क्यों हो जाते हैं, एकनिष्ठ क्यों हो जाते हैं? हम तो देख रहे हैं, हम तो श्रोता हैं, पर अभिनय स्टेज में किया जा रहा है, अभिनय स्क्रीन में किया जा रहा है। हम क्यों ऐसे हो जाते हैं कि मैंने उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं? ऐसा कब होता है? जब हम उसको
अच्छी तरह से जान लेते हैं। जब हमको बहुत ही अच्छा लगने लगता है, हमारे हृदय में वो स्थान बना लेता है, हम चूंकि श्रोता है, हमको वो क्या करते हैं, मनोरंजन है। वो लोग अपने अभिनय के द्वारा, अपने एक्टिंग के द्वारा, वहाँ पे वो स्टेज में हो या स्क्रीन में हो, अपने अभिनय के द्वारा हमको बता रहे हैं, किंतु हम भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम भी उसके कुछ लगते हैं, ऐसा लग जाता है। इतने भाव विह्वल हो जाते हैं। तो ये भाव विह्वलता जो है, उसके सुख में सुखी, दुख में दुखी, ये भाव कब जागृत होते हैं, जब हमको वो अच्छा लगता है, वो उपन्यास अच्छा लगता है, वो कैरेक्टर जब अच्छा लगेगा, तब हम निश्चित रूप से उसमें अपने आप को समाहित कर लेते हैं। फिर उसके बाद मुख्य और अवान्तर कथाएं, है ना। एक मुख्य कथा भी होती है, तो अवान्तर कथाएं भी होती है। देखिए जैसे मैला आंचल है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, इसमें मुख्य कथाएं है। उसमें मुख्य कथा जो है उसमें दिया है डॉक्टर प्रशांत करके, जो इसका नायक है, वो एक बंगाली युवती ने उसका पालन पोषण किया था, परित्यक्ता नारी थी वो, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था और उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया था, और जन्म दे करके उसको उसकी माँ ने क्या किया था, उसको एक हांडी में भरकर इसको 1 मिनट में बता दे रही हूँ, कितना सुंदर, मतलब भाव विह्वल की एक बहुत सुंदर सा एक ये है, बता रही हूँ आपको। देखो उसमें जो डॉक्टर प्रशांत है ना, वो अपनी कहानी कहता है। बचपन से ही वो अपने जन्म की कहानी सुन रहा है। घर की नौकरानी, बाग का माली और पड़ोस का हलवाई भी उसके जन्म की कहानी जानता था। लोग बरबस उसकी ओर उंगली उठाकर कहने लगे थे, उस लड़के को देखते हो जी, उसे उपाध्याय जी ने कोशी नदी में पाया था, अर्थात ये अनाथ था। अनाथ क्यों हो गया? क्योंकि उसकी माता ने उसको जन्म दे करके कोशी नदी में बहा दिया था, एक हांडी में भर दिया था उसको और बहा दिया था। अज्ञात, तो इसमें क्या है, लोग पूछते हैं किसी के माता पिता के, जब जानते नहीं है, जब अनाथ है करके जब लोग जानते हैं ना, ऐसे लोग हैं भारत देश में, हमारे समाज में, परिवार में ऐसे लोग हैं, जो कि कई ऐसे लोग हैं जो कि जिसके माता पिता के बारे में पता नहीं रहता, उनको इतना कोसते हैं, इतना लांछन लगाते हैं, इसका पिता कौन है, माँ कौन है, इत्यादि। तो ऐसे ही डॉक्टर प्रशांत था, जो कि एक माने अनाथ था। अनाथ कहने का अर्थ है वो किसी कहीं पे कोशी नदी में उसको बहा दिया गया था। उसको एक मिट्टी की हांडी में उसकी माँ ने पार में उमड़ती हुई कोशी मैया की गोद में उसे सौंप दिया था। नेपाल के प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने नेपाल सरकार द्वारा निष्कासित होकर उन दिनों अंचल के आदर्श आश्रम की स्थापना की थी। वहां पर एक उपाध्याय परिवार थे, उन्होंने एक आश्रम की व्यवस्था की थी। एक दिन उपाध्याय जी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रिलीफ की नाव लेकर निकले। झाड़ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी, एक नया हांडी, है ना, एक नया हंडी जो था मिट्टी का बना हुआ। उसमें क्या था, उस कोशी नदी जो है, वहां पर कोशी नदी में मिट्टी के हांडी में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उपाध्याय परिवार जो दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, झाड़ की झाड़ी के पास एक मिट्टी की हांडी देखी, नई हांडी। उनकी स्त्री को कौतूहल हुआ, जानने की इच्छा जागृत की। उनकी स्त्री ने कहा, सुनो तो क्या है, थोड़ी देर रुकिए तो। क्यों? कहने लगे, पता नहीं क्यों उधर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उस हांडी में कैसे बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, जरा देखो ना उस हांडी में क्या है। नाव झाड़ी के पास पहुंची, पानी के हिलोर से हांडी हिली और उसे एक धोड़ा सांप गर्दन निकालकर बाहर फौं फौं कर रहा था। देखो, जाके राखे साइया, मार सके न कोई, जिसको भगवान रखना चाहेगा उसको कोई भी नहीं मार सकता, ये तो कथन है, ये जानते हैं आप लोग। तो उस हांडी में उसको भर करके रख दिया गया था, और हांडी में देखो, अगर वो उसका आयुष न होता, वो अगर भगवान की दया नहीं होती तो वो मर भी गया होता, उस सर्प ने उसको डस लिया होता, किंतु वो जीवित, उसको भगवान ने रखा था जीवित। इसलिए वो क्या किया, देखो उसी हांडी से एक सांप निकला, एक जहरीला सांप जो कि सिर को बाहर निकाला हुआ है और फौ फौ कर रहा है, और उसी हांडी में वो बच्चा है। समझ में आ रहा है? उसी हांडी में बच्चा है। पानी के हिलोर से हांडी हिली और उसे एक धोड़ा सांप गर्दन निकालकर फौ फौ करने लगा। सांप धीरे धीरे पानी से उतर गया और हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। मैंने कितना इंटरेस्टिंग, कितना दिलचस्प ये बार्मिक, ये स्थल, ये आपने जो पढ़ रही हूं मैं, आप भी पढ़ ले, आप मैं पढ़ रही हूँ, आप सुन रहे हैं, सुनकर भी आपको लग रहा नहीं, अरे कैसा मन में जागृत हो रही है, मन में इच्छा जागृत हो रही है, अरे उस हांडी में कैसा वो बच्चा भी था और सांप भी कैसे था, सांप ने उसको कैसे नहीं डसा, है ना, ये सांप ने उसको कैसे नहीं डसा। फौ फौ करके निकला सांप, धीरे धीरे बाहर उतारा। हांडी से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई, मानो माँ ने उसे थपकी देना बंद कर दिया। बस यही उसकी जन्म की कथा है, जिसे हर आदमी अपने ढंग से सुनाता है। और डॉक्टर प्रशांत ने उसको क्या किया, उसको बाहर निकाला। अब देखो, मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैंने जितना पढ़ा, अभी 2-3 लाइन जितना भी मैंने पढ़ा, आपको कैसा लगा बताइए। तो आपको इसको और आगे पढ़ने की इच्छा हो रही है कि यही बंद करने की इच्छा हो रही है? पहले बताइए मुझे, आप लोग जो आप मेरे छात्र छात्राएं हैं।
हाँ बताइए। मैम, बोल। हाँ। मेरा पहले ये बात क्लियर नहीं हुआ था पढ़ते समय, लेकिन आज तो पूरा क्लियर हो गया, ये सांप और हांडी वाला और ये अच्छा बच्चे वाली। अच्छा देखिए, तो ये बच्चे वाली जो बात है ना, जो मैंने जो अभी बताया, हृदय स्पर्शी लगा कि नहीं आप लोगों को? कैसा लगा बताइए? तो अरे जी बाप रे, ये सांप ने काट दिया होता तो, मर गया होता तो। लेकिन ये जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। एक आश्रम जो उनकी थी, उनके आश्रम में एक बंगाली एक युवती रहती थी, जिसके पति ने उसको परित्याग कर दिया था, छोड़ करके एक नेपाली लड़की से उन्होंने शादी कर दी। अब इन्होंने क्या किया, उपाध्याय परिवार ने जाकर के, दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति पत्नी ने जाकर के उस बच्चे को ले जाकर के उसके गोद में डाल दिए और कहने लगे इसका पालन पोषण तुम करना। तो वो चूंकि बंगालिन थी, मैंने किसी भाषा विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बंगाली होने के नाते, देखो बंगाली जो है ना, हमारे जितने छात्र छात्राएं भी होंगी, उन लोग खराब मत सोचिएगा इस बात को। मैंने भाषा उनकी कैसे गोल गोल निकलती, रसगुल्ले जैसी, रसगुल्ला जैसा अति प्रिय होता है ना, वैसे ही। तो उसने क्या नाम दिया उस बच्चे का? आमार प्रशांत। समझ में आया? आमार प्रशांत कहने लगी, उस बच्चे का नाम उसने प्रशांत दिया। समझ में आया? तो मैंने किस प्रकार से, अगर हमको कोई कहानी, कोई चैप्टर, जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हमारे मन में दिलचस्पी उसके प्रति नहीं होगी। कि तो ये जो शब्द मैंने 2-3 लाइन पढ़ा, आपको भी कितना अच्छा लगा, इसलिए आप उस चीज को इतने लाइन पढ़ लेने के बाद आप फिर सोचोगे नहीं इसके आगे और क्या है, इसके आगे और क्या है, मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा, ये जिज्ञासा अगर जब तक नहीं होगी तो उपन्यास सफल कैसे होगा? तो उपन्यास के लिए ऐसे होना आवश्यक है, जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए, तभी वो उपन्यास सफल माना जाता है। तो इसमें मुख्य कथाएं, अवान्तर कथाएं भी होती हैं इसमें। तो मुख्य कथा क्या है? मुख्य कथा क्या है कि वहां पे डॉक्टर था, डॉक्टर प्रशांत जो था, वहां पे मेरीगंज नामक जो जगह थी, वहां पे एक व्यक्ति था जो कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और क्या नाम था? मार्टिन जो था, उसके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम था मेरी। तो उसने भी मैंने ये किया था, उसकी जो मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी की, मेरी क्या कहना चाहिए, मार्टिन की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उसको बुखार से उसकी मृत्यु हो गई थी, ज्वर से, काला ज्वर या कुछ बताया उसमें, तो उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो जाने पर उसने भी कसम खा रखी थी कि जब तक मैं यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा, मैंने जैसे भी करके मैं यहाँ पे कुछ भी, जितना भी पैसा लगे, कैसे भी लगे, मैं यहाँ पर आकर के एक हॉस्पिटल खोलूंगा। और उसने उसको हॉस्पिटल खोला, और उस हॉस्पिटल में, उस अस्पताल में डॉक्टर प्रशांत वहां पर डॉक्टर होकर के, नियुक्त होकर के वहां आया और लोगों का वहां उपचार करने लगा। ये उसकी कहानियां हैं। पर इसके साथ साथ और अवान्तर कथाएं भी हैं उसमें। किस प्रकार से अंधविश्वास की भावना, किस प्रकार से मैंने वहाँ जमींदारी लोग जो थे, बड़े तहसीलदार लोग, बड़े घर के जो जमींदारी वर्ग के लोग थे, वो निम्न वर्गीय लोगों को कैसे सताते थे। फिर उसमें ये भी बताया गया है, मठ में जो मठाधीश रहते थे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मैंने कहना चाहिए अन्य लोगों को किस प्रकार से तंग करते थे। और ज्योतिषी लोग जो थे, ज्योतिषी लोग किस प्रकार से अंधविश्वास की भावना से भरे हुए थे, और वो लोग डॉक्टरी ट्रीटमेंट को, डॉक्टरी उपचार को ये लोग मैंने गलत समझते थे, और अपना धंधा चलाने के लिए, अपना ज्योतिषी का जो उसमें पैसा उसमें पाने के लिए, अर्थात अपना जीविकोपार्जन के लिए, जो उनका जो ये था ज्योतिषी करना, लोगों का झाड़ फूक करके पैसा कमाना, ये सब बंद हो जाएगा। ये चीजें भी उसमें चलती चली गई हैं। मुख्य कथा के साथ अन्य कथाएं भी उसमें जुड़ जाती हैं। जैसे कि इसमें गोदान उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा है। गोदान उपन्यास में किस प्रकार से होरी का, है ना, गाय पालने की जो इच्छा थी, उस कहानी को भी लिया है। साथ में अवान्तर कथाएं भी उसमें जुड़ती चली आई हैं। मेहता मालती इत्यादि की कथा इत्यादि जो है, ये सब मैंने हर कहानी का एक मुख्य उसमें संदेश भी होता है, मुख्य कथाएं भी कही जाती है, उसके साथ साथ गौड़ कथाएं भी उसके साथ साथ चलती हैं। उसके बाद आएगा स्वाभाविकता और विश्वसनीयता। अगर स्वाभाविकता का तात्पर्य है कि उपन्यास में जो कुछ चित्रित हो वो निष्पसनीय लगे, अच्छा लगे। विश्वसनीय नहीं लगेगा, सच नहीं लगेगा तो आप पढ़ोगे नहीं। तो उसके लिए विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, उसमें स्वाभाविकता का होना आवश्यक है। तो स्वाभाविकता के जो गुण है, मनोवैज्ञानिक ढंग से उपन्यास में विकास किया गया है कि इसका समस्त आचरण उसी के स्वाभाविकता का तात्पर्य यह नहीं है कि वो जीवन में जैसा घटित होता है वैसे उपन्यास में घटित हो। स्वाभाविकता का अर्थ है कि उपन्यास में जो कुछ चित्रित हो विश्वसनीय लगे, है ना। जो कुछ भी चित्र उसमें अंकित कर रहा है उपन्यास का, जो भी उसमें बताया जा रहा है, जिन भाषा का प्रयोग कर रहा है, जैसी कथाओं का वो अपने स्थान दिया है अपने उपन्यास में, वो लोगों को विश्वसनीय लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तभी वो सफल हो सकेगा। कथानक में नवीनता, कथानक में भी स्वाभाविकता और विश्वसनीयता यदि उपन्यास में जरूरी है तो नवीनता भी जरूरी है। वो यदि उपन्यास में वही सब कुछ
वही वही चीजों को प्रस्तुत करता रहेगा, वैसी वैसी बातें पूरा बताता रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसमें कुछ चेंज हो जाए, है ना, कुछ घटनाओं को, जिसमें लेखक घटनाओं, पात्रों, परिस्थितियों को तरह तरह से प्रस्तुत करेगा अगर, तो पात्रों को अच्छा लगेगा। आंतरिक जीवन में, पात्रों के आंतरिक जीवन में वो झांक सकता है, उसको बता सकता है और एक ही क्षण में घटित होने विभिन्न घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए उसे यथार्थ की संपूर्णता का बोध करा सकता है। यथार्थता जो है उसमें कल्पना शक्ति कम होते हुए इसमें यथार्थ का जहां बोध होता है, जैसे कि प्रेमचंद जो उपन्यास है, उनके उपन्यास में सभी जगह पर सच्चाई है। तो जिन्होंने कल्पना का ध्यान नहीं दिया, कल्पना को अपने उपन्यास में जगह नहीं दिया, और ऐसे उपन्यास जो कि सच्चाई को लेकर है, सच्चाई वाला उपन्यास सभी को अच्छा लगता है। उसमें पात्रों का विकास देखो दिया है। पात्र ऐसे किसी कथानक की कल्पना नहीं की जा सकती बिना पात्र के। किसी भी उपन्यास, कोई भी गद्य विधाएं, 3 गद्य विधाएं मेन करके प्रमुख रूप से है आपका नाटक है, उपन्यास और कहानी है। इसमें अगर पात्र नहीं होंगे तो बिल्कुल उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। कैसे आप कहेंगे? किसी कहानी को बताना है तो किसके माध्यम से कहेंगे? पात्रों के माध्यम से कहेंगे। अगर उसमें पात्र ही नहीं होंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो पात्रों का होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए पात्रों के क्रियाकलाप के द्वारा चरित्र का चित्र मानव के बिना कैसे संभव हो सकता है? विभिन्न पात्रों के क्रियाकलाप के द्वारा ही उपन्यास की कथा गतिशील होती है। पात्र जो कुछ कहते हैं, जो कुछ सोचते हैं और उसका आपस में किस तरह से रिश्ता है, वह हमारे सामने उनका चरित्र ही नहीं उभरता, बल्कि उनकी कथा का विकास भी होता है। पात्र आते हैं एक जैसे माँ बेटे का, अगर मान लीजिए कोई मैंने कुछ बताया जा रहा है, कुछ ड्रामा आप देख रहे हैं, तो माँ और बेटे हैं, तो कैसे जानेंगे आप? जब तक वो अपने माँ की जो भूमिका वहां पे निभाएगी वो थोड़ा सा एजेट रहेगी। माँ लोग किस प्रकार से रहेंगे, मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि हर माँ एजेट है। अभी मैंने छोटे बच्चे भी जिनके हैं वो सभी को नहीं कह रही, पर माँ मतलब माँ होनी चाहिए। किस प्रकार से बच्चा उसको पुकारता है माँ करके और उसको पता चलता है उनके रिश्ते के बारे में, तो आप जानते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, आप स्टेज पर देखते हैं, तो आपको लगता है नहीं ये माँ बेटे हैं, है ना। माँ बेटे का संवाद से पता चलेगा, उनके क्रियाकलाप से पता चलेगा, और ऐसा उनके बल्कि उनकी कथा का विकास भी होगा और आपको उनके चरित्र के बारे में भी पता चलेगा कि ये दोनों माँ बेटे हैं। ये जानना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है, उपन्यासकार के पात्रों की सजीवता, उपन्यासकार के पात्रों की सजीवता और स्वाभाविकता सदा अपेक्षित है। पाठकों को उनके संदर्भ में आते समय यह विश्वास बना रखना चाहिए कि वे सत्य हैं, कपोल कल्पित नहीं है, ये सत्य है करके प्रेमचंद जी ने कहा है। तो प्रेमचंद जी जितने भी पात्र हैं वो सब कैसे पात्र हैं? यथार्थवादी पात्र हैं, सब सच्चाई को लेने वाले पात्र हैं। फिर कथा विकास की भूमिका, उपन्यास के पात्रों के माध्यम से कथा का विकास होता है। उपन्यास के पात्र नियति के हाथ की कठपुतली नहीं होते। यह सही है कि घटनाओं पर पात्रों का पूरा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन प्रत्येक पात्र अपने ढंग से स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं करता बल्कि हस्तक्षेप भी करता है। उसके हस्तक्षेप से ही कथा में संघर्ष और पात्रों में द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। बिना संघर्ष और द्वंद्व के उपन्यास की कथा का विकास नहीं होता। ठीक है, मैंने कहा ना, केवल स्टार्ट कर देने से, केवल आरंभ बता देने से, अच्छा सा एक परिवार दिखा दिया, पारिवारिक परिवार उसमें दिखा दिया गया, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, केवल वैसे उन लोग रहेंगे, केवल खाते पीते रहेंगे, केवल कहीं कहना चाहिए कहीं तीर्थ स्थान में जाएंगे, कहीं कुछ पिकनिक स्पॉट में जाएंगे, ऐसे करते करते कहानी तो खत्म नहीं होता, है ना। निश्चित रूप से उनके जो वो काम कर रहे हैं, जिस परिवार में जी रहे हैं, कितना सुंदर परिवार पहले दिखाता है, और उसमें किसी न किसी की नजर रहती है, कोई ना कोई उसमें खलनायक होगा। चाहे सामने वाला ऐसा कोई ईर्ष्यालु होगा जिसको ये लगेगा इनका परिवार बहुत सुख समृद्धि से चल रहा है, इनका परिवार बहुत अच्छा है, तो उसको चिढ़ होगी सामने वाले को, और वो कुछ ना कुछ ऐसे अड़ंगा डालेगा, ऐसा व्यवधान डालेगा कि उनकी परिवार जो है वो बिखरते चले जाएंगे, है ना। तो ये होना आवश्यक है। द्वंद्व होगा, फिर उसके बाद फिर अंत में अगर सही होंगे तो ठीक रहेंगे, उनका जीवन ठीक रहेगा। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति था, जो अहंकारी व्यक्ति था, उसके जीवन को क्या दिखाया जाता है? उसके जीवन में दुर्घटनाएं बताई जाती है अंत में, और इनका जीवन जो है वो सुखमय बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे व्यक्ति है, पर उसने व्यवधान डाला। व्यवधान नहीं डाला होता, केवल सुख ही सुख होता तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता क्या? उसमें कुछ होते हैं ना, दिन होंगे तो रात होंगे, सुख होगा तो दुख होगा। ये जीवन क्या है? सुख और दुख से बना है। अगर किसी के जीवन में हमेशा सुख नहीं होता, किसी के जीवन में हमेशा दुख नहीं होता, वो दुख और सुख, धूप और छांव, दिन और रात की तरह वो चलते चले जाते हैं। तो कभी क्या होता है, कहीं पर हम जा रहे हैं, अगर
कहीं सवारी कर कहीं पर हम घूमने चले जा रहे हैं गाड़ी में इत्यादि में, कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, अगर समतल भूमि है तो हमको क्या होता है, सुख का अनुभव होता है। कहीं पे कुछ गड्ढा इत्यादि आ गया तो दुख का अनुभव होता है, कि तो हमेशा दुख दुख नहीं रहता। उस गड्ढे के बाद फिर सपाट है, सड़क जो है आगे सपाट है, तो वो हम गड्ढे में आएंगे तो दुख लगा, पहले तो सुख लगा, अच्छी भूमि पर अच्छे सड़क पे आए, सुंदर सड़क है, बहुत चिकना हुआ है, बहुत बढ़िया सड़क है, अच्छा डामरीकरण किया गया है, उसमें गए, आगे देखे गड्ढा है, गड्ढे में चले गए तो वहां पे अरे बाप रे, इस गड्ढे में आ गए, कमर टूट गई, ऐसा बोलोगे। फिर आगे चलोगे, फिर वहां सुख है, तो अर्थात सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, धूप है तो छांव है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख सुख नहीं रहता, हमेशा दुख दुख नहीं रहता, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है। ऐसे ही हमारे जीवन जो संसार है वो चल रहा है, और इन्हीं सभी से मैंने हमको समझौता करना है, केवल सुख में रह करके समझौता करना नहीं है, दुख का भी, विपत्तियों का भी सामना करना है। जो विपत्ति जिसके सामने में आती है, अभी आप लोगों के लिए छात्र जीवन के लिए पढ़ाई है ना, परीक्षा एक विपत्ति है। आप कहोगे अरे बाप रे, कैसे मैं पढ़ पाऊंगा, कैसे मैं पढ़ पाऊंगी, कैसे मैं नंबर पाऊंगी, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कैसे मैं फर्स्ट क्लास पाऊंगी या पाऊंगा। तो आप लोग जब तक परिश्रम नहीं करोगे, ये परिश्रम रूपी विपत्ति है, इस परिश्रम अध्ययन नहीं करोगे तो पढ़ोगे तो कैसे मैंने पास करोगे। तो उसके लिए ये जीवन ऐसा ही है, जीवन माने कठिनाइयां आती हैं सामने, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उसमें मन को हताश करना नहीं है, मन को हताश नहीं है, मन को भटकाना नहीं है, उससे लड़ना सीखो, तभी तो जिंदगी है ना। शिरीष का जो फूल है, शिरीष का वृक्ष जो है, किस प्रकार से लहलहाता रहता है, जब भीषण गर्मी होती रहे तो भी शिरीष के फूल, शिरीष के पेड़ में फूल खिलते रहते हैं, वो लहलहाता रहता है, मानो वो संदेश देता है लोगों को कि इस भीषण धूप में जब धरती आग उबलती रहती है, उस समय ऐसा लगता है ग्रीष्म के महीने में कि बाहर निकलेंगे तो लू लग जाएगी, मर जाएंगे। किंतु ये क्या है कि ये जो पेड़ जो है अपराजय शक्ति उसको जो मिलती है, वो किस प्रकार से इस गर्मी में थोड़ा सा मैंने उसका जो जड़ है अंदर घुस गया है धरती में, तो कहीं ना कहीं से वो अपना मैंने जल अंश ग्रहण करके उसको अपने शरीर को पल्लवित करती रहती है, अर्थात तो अपने वो जो पेड़ है, पेड़ रूपी जो शरीर रूपी जो पेड़ है उसमें पत्ते निकलते रहते हैं और उसमें पुष्प खिलता रहता है। तो उससे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो उसको एक वैज्ञानिक ने जैसे कहा है ना, शिरीष के वृक्ष को ये वायुमंडल से अपना मैंने भोजन ग्रहण करता है करके कहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि कितनी सारी विपत्तियां हमारे सामने आएंगी, पर उन विपत्तियों का सामना करना भी हमें आना पड़ेगा, हमें सीखना है, उसको हमें जानना है। सभी तो सही जिंदगी तो वही है ना, जो संघर्ष को लेते हुए आगे बढ़े, जो कठिनाइयों का सामना करे, जितने भी संघर्ष, जितने भी कठिनाई सामने आए, हमको डरना नहीं है, वरन उसका डट कर सामना करना है। उसी प्रकार से सुख और दुख जैसे आते हैं, तो सुख और दुख, उसमें सुख और दुख दोनों में हमको आगे बढ़ना है और दोनों को समान मानते हुए, दुख आया है सुख आया है, सुख आएगा जरूर, सुख है तो दुख है, तो ऐसे ही जिंदगी हमको जीना है। और हमको दुख, कहने का तात्पर्य यही है, मेरे सभी जितना भी कहीं उसका सारांश यही है कि हमको कठिनाई से डरना नहीं है। परीक्षा रूपी कठिनाई भी आएगी आपके पास, अध्ययन करो, पढ़ो, मन में सोचो, सच्चाई मैंने सकारात्मक सोच रखी है आप लोग, नहीं हम पीजी के स्टूडेंट है, हमको ये वाला कोर्स है, हमारी परीक्षा तब है, हम इसको पढ़ेंगे, उठेंगे, खड़े हो जाएंगे, आप एकदम से सोते से जाग जाएंगे, आपके मन में भय समाहित हो जाएगा, नहीं हमको पढ़ना है, नहीं हमको आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देना है, अभी सोना नहीं है, पिक्चर नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, घूमने नहीं जाना है, ऐसा करके अपने मन में सारी इंद्रियों को वश में रखना है ना। जिस प्रकार से फूटे बर्तन में अगर पानी भर दिया जाए तो व्यर्थ बह जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखेंगे, अपने मन बुद्धि को पुस्तक में, किताबों में नहीं लगाएंगे, तब तक हमें कैसे अध्ययन होगा, तब तक हम उसको याद कैसे कर पाएंगे, तब तक हम उसको कैसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है अपने इंद्रियों को वश में रखना, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो कठिनाइयों का सामने करना पड़ता है। तो ऐसे ही उसमें सुख भी दिखाएंगे, दुख भी दिखाएंगे। कोई अच्छा सा परिवार है, उसके सुख के बारे में बताते जाएंगे, अगर सुख ही सुख पूरा देता जाएगा, सीरियल पूरा वैसा ही रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कोई व्यवधान भी चाहिए। उसकी एक लड़की मैंने कोई परिवार है, वहाँ पे एक अच्छे सुंदर सी लड़की है, उसका विवाह होने वाला है, अच्छा सा वर मिल गया, शादी कर दिया, खत्म हो गया कहानी। इसमें नहीं है, और उसमें भी कुछ मैंने अटैक होना चाहिए, उसमें भी किसी का कुछ बताना चाहिए कि नहीं, उसको कोई मैंने जो कोई मैंने कहना चाहिए, कोई व्यक्ति आया और उसको जबरदस्ती उससे शादी करना चाहा, और उसके लिए फिर संघर्ष होगा परिवार में, उसको बचाने की मैंने कोशिश की जाएगी, लड़की को बचाने की, उसमें युद्ध भी होगा। और युद्ध होगा, पहले तो वाक युद्ध होगा बातों के माध्यम से, फिर उसके बाद से मैंने शस्त्रों द्वारा युद्ध किया जाएगा। तो ऐसे में ऐसी स्थिति भी होनी चाहिए, तब उसमें समझ में आता है, तब वो अच्छा लगता है। अगर ऐसा सुख
चुप रहा और केवल मार काट जैसा रहा तो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो भी ठीक नहीं लगता। तो सब कुछ का समायोजन होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, उसमें सुख का भी और दुख का भी, तभी हमें वो उपन्यास या कहानी या नाटक हमको अच्छा लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? फिर उसके बाद है चरित्र चित्रण का। उपन्यास में पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं कई तरह से सामने आती है। पात्रों द्वारा जो कुछ कहा जाता है ये बार बार उसी चीज को बार बार दोहराया गया है। जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा भाषा बोलते हैं, उनका रहन सहन, उनका पात्रों का सोचने या वे स्वयं दूसरों के बारे में कैसा कहते हैं, सोचते हैं, सभी का वर्णन किया जाता है। गोदान में मालती के बारे में उपन्यास में कही गई टिप्पणी उल्लेखनीय है। जो मालती कैसे थी, जैसे कि इसमें दो प्रकार के चरित्र इसमें दिखाया गया है, ग्रामीण संस्कृति का और नागरिक संस्कृति का। तो ग्रामीण संस्कृति में इस बात से धनिया थी, होरी की पत्नी धनिया थी, वो मने हृदय से बहुत मने मर्मस्पर्शी थी, उसके मन में दया की भावना थी, भावुकता की भावना थी, पर वो झगड़ालू प्रवृत्ति की भी थी, मालूम है, झगड़ालू प्रवृत्ति की भी थी। जिस प्रकार से गोबर उसकी पत्नी जो थी, क्या नाम था उसका, पत्नी का नाम झुनिया, झुनिया, हाँ, तो झुनिया को ले आता है। अब झुनिया को ले आने से वो उसको बहुत अधिक क्रोधित होती है। कैसे करता है, झुनिया स्वयं आ जाती है, वो भाग जाता है घर से, गोबर भाग जाता है। जब गोबर के मैंने कहना चाहिए उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है, तो डर के मारे वो समाज के डर से, माँ के डर से, घर के डर से भाग जाता है। गोबर जो है वो चला जाता है शहर, किंतु झुनिया आ जाती है वहां पर, उसे देख करके काफी क्रोधित होती है। धनिया बहुत चिल्लाती है, भाग यहाँ से, ऐसा वैसा बहुत कुछ कह डाली है उसमें, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, किंतु सहज ही उसके हृदय में फिर मातृत्व भावना जागृत होती है और उसको अपना बहू बनाकर वो रखती है। ठीक है, मैंने ये बताया गया है किस प्रकार से मैंने कृषक की पत्नी की जिंदगी जी रही है धनिया, है ना। होरी उसका पति था, वो खेत में काम करता था, उसके साथ वो भी काम करती थी। कितने सारी समस्याओं का उसने समस्याओं को झेला, बहुत समस्याओं से ग्रसित थी वो। उसने गाय पाल रखा था, होरी को मन लगा एक गाय की इच्छा, गाय पालने की इच्छा, उसने घर में रखा था, गाय पाला भी था, पर उसी का भाई हीरा ने उसको विष दे दिया, है ना। तो ये जानता था, मैंने होरी जानता था, उसने देखा भी था उसको विष देते हुए, किंतु पत्नी के स्वभाव के कारण उसने पत्नी से नहीं कहा। अगर पत्नी से कह दिया होता तो शायद जाके उससे झगड़ा लड़ी होती, वो जा करके कही होती तुमने जहर क्यों दिया। पर मैंने कैसे प्रकृति का था होरी, इसलिए उसको दबा रखा अपने मन में, उस चीज को जानता जरूर था, वो देखा भी अवश्य था, हीरा को देखा भी था गाय को जहर देते हुए, परंतु उसने उसको नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, वो चिल्लाएगी। ठीक उसी प्रकार दूसरे पक्ष में हमने देखा नागरिक वातावरण में जीने वाली मालती किस प्रकार से ऊंचे हिल वाला सैंडल पहनती है, इंग्लैंड से पास की हुई आती है, वो पढ़ी हुई एक प्रवक्ता के बारे में हमेशा लेक्चर देती रहती है, और उसका चरित्र किस प्रकार से बताया गया है, तो दो चरित्रों को इसमें बताया गया है। तो एक नागरिक चरित्र का हमें परिचय मिला मालती के द्वारा, तो दूसरी ओर ग्रामीण चरित्र का परिचय भी मिला कि गांव की स्त्रियां कैसी होती हैं, उनका ग्रामीण परिवेश में जो काम करने वाली स्त्रियां कैसी होती हैं, जो दयालु भी होती हैं और झगड़ालू भी होती हैं करके धनिया के माध्यम से बताया है। इसमें और भी नारी पात्राएं हैं, तो सभी ऐसा नहीं है। इसकी मुख्य नारी पात्रा इसमें आपको जो इसका नायक जो होगा, इस उपन्यास का नायक होरी है और इस उपन्यास की नायिका है धनिया। ठीक है, तो उनके चरित्रों के बारे में, उनके वेशभूषा, उनके चाल चलन, हम तो पिक्चर तो नहीं देख रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं। उपन्यास पढ़ने से पूरा पता चलता है हमको, इस चीजों को हम व्यक्त कर पाते हैं, देख पाते, सुन पाते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो इधर हमने मालती के बारे में, मालती को किसी पिक्चर में नहीं देखा, मालती की वेशभूषा के बारे में जो लेखक ने जो बातें कही है, 2-3 लाइन उसमें जो कहा गया है, उसके आधार पर हमें पता चल गया, हम पाठक को, हमको पता हम श्रोताओं को, कोई पढ़ रहा है अगर उपन्यास तो हम श्रोता बन गए, अगर वो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं तो पाठक बन गए, कोई पढ़ रहा है तो हम उसको सुन रहे हैं, किंतु जब हम स्वयं पढ़ रहे हैं तो हम पाठक बन गए। तो हम पढ़ रहे हैं उस चीज को, तो उसमें उसकी वेशभूषा, उसके चलन, उसके रीति रिवाज को उसमें जो लेखक ने इंगित किया है 3-4 लाइन में, तो उसमें पता चला है हमको ये किस चरित्र की है, कैसे है। एक ही उसके साथ में एक ही उपन्यास में 2 प्रकार के चरित्र, एक तो नागरिक संस्कृति की ओर आगे बढ़ने वाली नारी है, तो दूसरी नारी धनिया जो है वो ग्रामीण संस्कृति को लिए हुए चल रही है। तो ऐसे ही चरित्रों का उसमें बताया जाता है उपन्यास में, कौन किस कैसे चरित्र वाला है, उसके जो लिखने से, पढ़ने से हमको जो समझ में आता है, हम हमारे हृदय में अंकित हो जाता है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है कि वो ऐसी चरित्र थी, ऐसी वेशभूषा थी, हमको उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं। हम कभी भी धनिया को मालती के हिसाब से कभी नहीं देख सकेंगे, न ही मालती को हम कभी धनिया के हिसाब से हम देख नहीं सकेंगे। हमने जैसा ऐसा लेखक लिखा है, अपने रचना की है, हमने पढ़ा है, और पढ़ करके हम उसी प्रकार से उसको हम अपने ध्यान में बसाएंगे और उपन्यास को आगे बढ़ाएंगे, ये बताया है। और उसमें
व्यक्तिक विशेषताएं भी होनी चाहिए बताया है, गौण रूप में सामने आती है जो, तो उस चरित्र या पात्र को सामाजिक चरित्र या पात्र कहेंगे। कैसे चरित्र को पात्र कहेंगे? व्यक्ति बनाम सामाजिक कहा है। उपन्यास में चित्रित किए गए पात्र व्यक्ति रूप में ही चर्चित होते हैं, लेकिन यदि उनमें अपने वर्ग की विशेषताओं की प्रधानता रहती है, उनमें व्यक्तिक विशेषताएं गौण रूप में रहती सामने आती हैं, उनकी विशेषताएं उनकी व्यक्तिक निजी पर्सनल उनकी जिंदगी की विशेषताएं सामने आती हैं और हमें पता चलता है, यानी समाज के किसी वर्ग, समुदाय या प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई पात्र होता है। जैसे कि ये जो मैंने होरी है, वो किस प्रकार के, वो अकेला है बेचारा, वो क्या है, एक ग्रामीण, एक किसान है, क्या है, ये काम करने वाला है, मजदूर है ये। तो इसकी भी छोटी सी मैंने ये है, जमीन है उसकी भी 2 बीघा जमीन उसके है, ज्यादा नहीं है उसका, कम है उसका। तो उसमें भी वो जो चरित्र जो अपना रहा है, जिस चरित्र को वो जी रहा है, जिसके माध्यम से हमको पता चल रहा है, जिस पुस्तक को पढ़ के हमें पता चला ये किस प्रकार का एक कहना चाहिए एक मजदूर है, एक व्यक्ति है, किस प्रकार से कितनी सारी समस्याएं उसके घर में है, उसके मन में है, बहुत सारी चिंताएं हैं, फिर भी बेचारा वो जीता चला जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये हमारे भारतीय कृषक वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है ना, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये होते हैं प्रतिनिधि पात्र। ठीक है, तो जैसे कि मैंने निम्न वर्गीय किसान का प्रतिनिधि पात्र बना कौन? होरी बना, और उसकी चारित्रिक विशेषताएं कमोबेश वही है इस वर्ग के विकास वर्ग के किसान की होती है, लेकिन ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो जिसका माने करता है वो उसका प्रतिनिधि बन जाता है। उसी को देख करके लोग कहते हैं कृषक वर्ग कैसे करते हैं, इस चीज को होरी के माध्यम से लेखक ने बताया है, अर्थात कृषक वर्ग का प्रतिनिधि बना वो। तो ऐसे ही बातें बताई गई है। और इसमें क्या है आगे, क्या औपन्यासिक संरचना कैसी होनी चाहिए, उपन्यास की संरचना कैसी होनी चाहिए। उपन्यास का संबंध किसी स्थान विशेष से जरूर होता है। स्थान यानी वह क्षेत्र जिसमें उपन्यास के वर्णित घटनाएं घटती हैं, अर्थात जिस स्थान से वो ले रहा है उपन्यास की विषय वस्तु, उस स्थान की घटनाएं, यानी स्थान यानी वह क्षेत्र जिसमें उपन्यास में वर्णित घटनाएं घटती हैं और पात्र क्रियाशील होते हैं, उसकी पारस्परिक संघर्ष और संबंध और संपर्कों की भूमि होती है। स्थान की अपनी विशिष्ट पहचान होती है, स्थान अपना चरित्र होता है। कई जगह पर जैसे पर्ति परिकथा में बंजर भूमि जो है, वो पर्ति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पर्ति परिकथा एक आंचलिक उपन्यास है, जिसमें कि वहां की बंजर भूमि वहां का नायक है, वो उसको बताया गया है। वैसे उपन्यास में घटनाएं अलग अलग स्थानों पर घटती हैं, एक ही उपन्यास में घटनाएं अलग अलग स्थान पर घटती हैं। गोदान में होरी की झोपड़ी और राय साहब की हवेली का अंतर महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें गोदान में राय साहब जो थे वो अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और ये जो होरी था वो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। तो इसका घर कैसा होगा? इसका घर झोपड़ी था तो उसका घर महल था। ऐसे ही बातें इसमें स्थानीय संरचना घटना के आधार पर इस स्थान का, जिस स्थान में क्या उपन्यास लिखा जा रहा है, उस स्थान का जितने भी जो कुछ भी वहां उस स्थान में, जैसे कोई खेत है, उस खेत में क्या फसल क्या हो रहा है, धान हो रहा है या गेहूं हो रहा है, तिलहन है कि दलहन है इत्यादि, जितने जो कुछ भी वहां होता है उसके उपन्यास में वो जिस क्षेत्र को वो लेता है, अर्थात जिस क्षेत्र को विषय वस्तु बनाता है साहित्यकार, उस क्षेत्र का जो जमीन है, उस क्षेत्र का जो स्थान है, उसका वर्णन उसमें निश्चित रूप से रहेगा। वहां की घटनाएं, वहां की संस्कृति का वर्णन भी उसमें रहेगा। और वर्णन उसके बाद है शैली किस प्रकार की शैली का प्रयोग करता है, वो वर्णनात्मक शैली है ना। किसी चीज का वर्णन करते हुए लंबा चौड़ा उसको खींचना, वो है वर्णनात्मक शैली में विश्लेषण करेगा। तो वर्णन कथा कहने का जरूरी माध्यम है, लेकिन वही एकमात्र तरीका नहीं है। रचनाकार ने क्या करता है, यथार्थ को सिर्फ तथ्यात्मक रूप में नहीं बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से समझाने की क्षमता में विकसित हो सके, अर्थात विवरणात्मक शैली में जो भी लिखेगा वो शैली हमको समझ में आ जाए, है ना। वो बहुत कुछ लिखेगा। उपन्यास कैसा होगा? उपन्यास केवल 2 पेज का नहीं होता, कहानी 2 पेज का हो सकता है, पर उपन्यास 2 पेज का कभी नहीं हो सकता। उपन्यास में बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारे पृष्ठ संख्याएं होंगी, तो उसमें पृष्ठ संख्या का वो कैसे आगे बढ़ाएगा? वहां के जो कुछ भी बातें उसमें लिखा जाएगा, उसको विस्तृत वर्णन करके वो बताएगा, बृहद रूप से वर्णन करके बताएगा, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर कुछ बता देगा वहां पे नदी है, तो कैसा नदी है बोलोगे आप? उस नदी का कहाँ से नदी निकली हुई है, कहाँ वहां पे कैसी खेती होती है, उसके पानी से सिंचाई होती है कि नहीं, क्या होता है कि नहीं, आसपास में कौन कौन से पेड़ हैं, उस नदी के किनारे क्या है, वो नदी किस नाम से जानी जाती है, इसके बारे में एक उपन्यासकार, एक नाटककार, ये नाटककार उपन्यासकार जो है उसको बृहद रूप में आपको समझाएगा, और वो आपको आसानी से
समझ में आता है। अगर आपको एक नदी है कहने से हाँ आप मन में सोच लोगे नदी है, एक नदी है कहना कहानी में होगा, वहां पे एक नदी थी बोलेंगे तो आप भी समझ जाए हाँ होगा कोई नदी होगा, ऐसा करके समझेंगे। क्योंकि जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है उपन्यास को, उसको डिटेल्स में पढ़ना है, हमको विस्तृत वर्णन करना है, उसके लिए उसको नदी के बारे में पूरा जानना होगा। ये नदी कहाँ स्थित है, ये नदी की पानी, इस नदी का पानी कहाँ कहाँ जाता है, और उस नदी के पानी से कौन कौन सी सिंचाई का कार्य होता है, वहाँ कौन कौन सी खेती होती है, उस बारे में आपको विवरणात्मक प्रस्तुत करेगा, आपको पूरा बताएगा, वर्णन करते हुए उपन्यासकार आपको बताएगा और आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार की जो शैली है उससे आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई भी कठिन नहीं लगेगा। इसमें बताया है प्रतीकात्मक पात्र, प्रतीकात्मकता बताया है एक जगह पे। प्रतीकात्मकता क्या है कि जैसे कि सूरदास है, सूरदास किसका सूरदास, ये जो आपका रंगभूमि उपन्यास आप लोग MSG 14 में पढ़ेंगे, एक माने एक सामान्य सा व्यक्ति था, एक निम्न वर्गीय व्यक्ति था। कौन, जो उसका जो नायक है सूरदास, ये नहीं है कि लेखक कवि सूरदास के बारे में नहीं कह रहे हैं। उपन्यासकार जो उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने जो रंगभूमि लिखा है उसके प्रमुख पात्र जो है सूरदास हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ी जमीन थी, और उस जमीन में वो मैंने कहना चाहिए उस जमीन में लोगों को वो छोड़ा हुआ था जमीन को सूरदास, कि उस जमीन पे कोई भी मैंने आकर के अपने गाय बांध सकता था, वहां पे कोई आकर के अपना ठेला खोल सकता था, वहां पे बच्चे खेल सकते थे। इस प्रकार से उस जमीन को खुला रखा हुआ था। किंतु वहां पे आए, बाहर से आए लोग, और वो क्या करने लगे, उसमें आप पढ़ेंगे आगे MSG 14 में आपको पता चलेगा, डिटेल स्टडी करेंगे MSG 14 का रंगभूमि, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वहां पर बाहरी लोग आए, माने अंग्रेज लोग वहां पे आए, और उनका कहना था यहाँ पर हम एक मिल मैंने फैक्ट्री खोलेंगे, वहां पे फैक्ट्री खोलेंगे करके कहा। किंतु इस बेचारे ने कहा मैं किसी भी हालत में इसको फैक्ट्री के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो जमीन है इस पर कई लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो रहा है। कई लोग यहाँ गाय बैल बांध रहे हैं, कई लोग यहाँ पे आकर के ठेले खोल रहे हैं, बच्चे आकर यहाँ खेल रहे हैं। इस जमीन को मैं कभी भी किसी भी हालत में नहीं लूंगा, किंतु जबरदस्ती उससे ले लिया जाता है। और उसके लिए वो क्या करता, काफी संघर्ष करता है, बहुत अधिक संघर्ष करता है। सूरदास का संघर्ष देश की आजाद कराने के राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतिनिधि तो बनता है, प्रतीक भी बन जाता है महात्मा गांधी जी का। प्रतीक योजना, प्रतीक बन गया किसका, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी भी वैसे ही करते थे, ठीक उसी प्रकार से उनका प्रतिनिधि, उनका प्रतीक बन गया ये सूरदास। भले ही बेचारा बड़े घर का नहीं है, वो भले ही वो बड़े माने अमीर खानदान से वो अपना संपर्क नहीं रखता, किंतु एक गरीब होने के नाते भी उसके मन में ऐसी भावनाएं थी, अच्छाई की भावनाएं थी, लोग कल्याणकारी भावनाएं उसके मन में थी, इसलिए वो प्रतिनिधि बन गया और गांधी जी का प्रतीक बन गया। तो ऐसी प्रतीकात्मकता भी उपन्यास में ऐसे पात्र भी हैं जिनको प्रतीकात्मक रूप से लेखक पेश करते हैं, जैसे कि रंगभूमि, प्रेमचंद जी का रंगभूमि, उसमें सूरदास जी को प्रतीकात्मक पात्र बताया। पहले तो वो बताया गया है एक निम्न वर्गीय पात्र है, उसके पास कुछ है भी नहीं, और एक जमीन है थोड़ी सी, जिस जमीन को वो ऐसे ही लोगों को व्यर्थ देना नहीं चाहता था, जिस पर आकर कोई वहां पर काफी पैसा देने के लिए वो लोग तैयार थे, किंतु वो किसी भी हालत में उसको देना नहीं चाहता था। अंत में उसको ले लिया गया और उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, और अंत में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये सभी बातें प्रतीकात्मकता क्या है, जो आधुनिक उसको मैंने बताया है लेखक ने, यथार्थ की जटिलता और विविधता। अर्थात उपन्यास में काल और एक पॉइंट है यथार्थ की जटिलता और विविधता। उपन्यास में काल और देश की सीमाओं को लांघ जाने की क्षमता होती है। पूंजीवादी समाज की विविधता को व्यक्त करने में उपन्यास किसी अन्य विधा की तुलना में अधिक सक्षम है। अर्थात उपन्यास के द्वारा हम अधिक सक्षमता रूप से इसको जान पाएंगे, पूंजीवादी समाज को जान पाएंगे। इसमें पूंजीवादी वर्ग किस प्रकार से आकर के निम्न वर्गीय लोगों को सताते हैं, और उनकी यथार्थता माने निम्न वर्गीय लोगों के मन में जो भावना जागृत होती है, जैसे कि मैंने सूरदास कहा ये निम्न वर्गीय है, और पूंजीवादी जो बाहर से आए, कौन नाम कुछ मैं याद नहीं आ रहा अभी थोड़ा सा, तो उसमें जो पात्र है उसको काफी तंगाते हैं, काफी तंग करते हैं, किंतु उनके हृदय में जो यथार्थता है, जो लोगों की लोक कल्याणकारी जो भावना है, उसके लिए वो बेचारा मर जाता है, किंतु मैंने उसको काफी संघर्ष करना पड़ता है, किंतु वो उसको देना नहीं चाहता, पर उसके हाथ से ले ली जाती है। उसके लिए संघर्ष करता है, वो कई संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है। फिर इसमें गद्य में निहित स्तर और आयाम बताए गए हैं। गद्य की विशेषता यह है कि जटिलतम विचारों और भावों को अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। क्या है,
ये भावों की अभिव्यक्ति, अर्थात जो कुछ भी कठिन लगता है उसको अगर उपन्यासकार सरल शब्दों में हमको जब तक लिख कर नहीं बताएगा हमको समझ में नहीं आएगा। अगर उसमें जटिल बातें, अगर उसमें कठिन बातें उसमें लेकर के लिखेगा उपन्यास को तो उपन्यास हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसको सरल करने की क्षमता, भावों को व्यक्त करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, उसके पात्रों में होनी चाहिए। गद्य की विभिन्न विधाओं का उपयोग उपन्यास रचना में किया जा सकता है। नाटक, कहानी, निबंध, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि विभिन्न विधाओं का प्रयोग उपन्यास में किया जा सकता है। और उपन्यास का बाहरी रूप मूलतः आत्मकथा का होता है और जीवनीकार की तरह अपने पात्रों का निर्माण और वस्तुपरक ढंग से वर्णन करता है। मानव वह उसका रचयिता नहीं बल्कि आलोचक है। इस प्रकार से रच जाता है कि उसका आलोचक बन जाता है, वो उसको रच लेता है किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी कठिनाइयों को सरल करके, और उसका आलोचक भी बन जाता है, उसकी आलोचना भी करता है। आवश्यकता अनुसार नाटकीयता और प्रवाह, भावात्मक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, लालित्य, वस्तुपरक रिपोर्टिंग की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता है। वो अच्छे से अच्छे तरीके से, कैसे भी तरीके से, एन केन प्रकार कैसे भी तरीके से पाठकों के मस्तिष्क में वो अपना जगह बनाता है। अर्थात जगह कब बनाएगा? जब पाठकों को वो समझ में आएगा, सरलता से समझ में आएगा, तभी वो पाठकों के हृदय में अपना जगह बना पाएगा। उसमें कल्पनाशीलता भी होती है उपन्यास में। साहित्य के अन्य विधाओं की भांति उपन्यास की कल्पनाशीलता के बिना नहीं रचा जा सकता। कल्पना का प्रयोग उपन्यास की कथावस्तु, चरित्र चित्रण, परिवेश, भाषा शैली आदि तत्वों में आवश्यक है। कभी कभी कल्पना का भी सहयोग किया जाता है। कल्पना करके भी उपन्यासकार है जो अपनी कथा को आगे बढ़ाता है। कल्पना शक्ति के द्वारा उसमें कल्पना करके अन्य कई सारी भाषाओं को, कई सारे शब्दों को समेटता है, उसमें संजोता है और उसको अपने माने रचना में स्थान देता है। फिर उपन्यास की भाषिक संरचना। उपन्यास की भाषा कैसी होनी चाहिए? रचनाकार अपनी रचना में इनका प्रयोग कर इस तरह करता है उपन्यासकार कि भाषा नए रूप और नए निखार के साथ उभर कर आती है। भाषा की रचनात्मकता न तो वर्णों में, न तो शब्दों में और न ही वाक्यों में निहित होती है, न ही छंद तुक में। और भाषा जो है रचनात्मक तथ्य और शिल्प के साथ संयोजन से तय होती है। भाषा में विभिन्न प्रकार के कहना चाहिए निबंध जो जैसे हैं, निबंध में प्रयुक्त गद्य की भाषा को नाटक और कहानी की भाषा से अलग किया जाना जरूरी था। फिर निबंध की भाषा में विचारों का प्राधान्य रहता है। नाटक, कहानी और निबंध आदि साहित्यिक विधाओं के लिए सत्य है और उपन्यास के लिए भी सत्य है कि इसके लिए इसका परिवेश जो है, कहानी में भाषा का प्रयोग करते हुए परिवेश, पात्र, स्थिति और संवेदनाओं में आने वाले अंतर का ध्यान रखना होता है। और इन्हीं सभी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वो उपन्यासकार क्या करता है? अपने उपन्यास में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा उपन्यास अंग्रेजी नावल हिंदी अनुवाद की में प्रचलित है। नावल में नवीनता का भाव निहित होता है, जबकि उपन्यास शब्द में समीप रखना, मैंने कहा है ना, उप और न्यास, उप प्लस न्यास, उप यानी निकट और न्यास यानी पास रखना। तो समीप रखना उसका अर्थ हुआ भाव समष्टि का है। तो उसमें उपन्यास मानव जीवन के अधिक समीप होता है और उसमें जीवन के नए नए रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। तो उपन्यास की भाषा जो है वो शिल्प कौशल से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें भाषा जो है वो सरल समझ में आना चाहिए और उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर भाषिक संरचना का निर्माण होता है। उपन्यास जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि मानव जीवन का व्यापक स्तर पर चित्रण करता है उपन्यासकार। उपन्यास में मानव जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों को शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। अर्थात छोटी सी छोटी बात को ऐसे वो अपने उपन्यासों में व्यक्त कर देता है भाषा के माध्यम से कि हमको छोटी सी छोटी बात, कठिन से कठिन बात भी हमको आसानी से समझ में आ जाता है और विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करता है। फिर है पद्य और गद्य में अंतर बताया है। पद्य क्या है, गद्य क्या है? पद्य यानी कविता और गद्य यानी जो कि क्या है? गद्य यानी गद्यात्मक रूप में जिसका वर्णन होता है उसको गद्य कहा जाता है। गद्य के लिए पद्य क्या है? पद में क्या होता है? यदि पद में छंद रहता है, पद लय से बंधी रहती है और रूपों की अवस्था में होती है। शब्द की लय, अर्थ का लय, उसमें लय रहता है। कोई भी गाना अगर गाते हैं, कोई भी गीत अगर गाते हैं, कोई भी कविता अगर पढ़ते हैं तो उसमें लय रहता है, उसमें तुकबंदी रहती है। तो उसको हम एक एक लाइन में नीचे 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 करके लिखा रहता है, हम उसको कविता कहते हैं, जिसमें छंद रस अलंकार होते हैं। परंतु कई साहित्यकारों ने अपने उपन्यास को इस प्रकार से सजाया है कि उस उपन्यास को पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो गद्य नहीं काव्यमय गद्य है, ऐसा लगता है। और इसमें कई जगह पर बताया गया है और विभिन्न प्रकार के
गद्य के लिए ऐसी किसी शर्त की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि उपन्यास में अर्थ की लय हो यह जरूरी नहीं है। महाकाव्य उपन्यासों में यह मुमकिन भी नहीं है। लय के बंधन से बंधे होने के कारण कविता में जीवन यथार्थ से एक दूरी कायम हो जाती है। लय में बंधा होता है, अर्थात लय रहता है उसमें कि इसमें एक लाइन पढ़ दिया, उसमें स्वर लय इत्यादि जो रहता है उसमें थोड़ा समझने में थोड़ा कठिन लगता है। किंतु उसी चीज को अगर हम गद्य रूप में पढ़ें, अर्थात कहानी के रूप में पढ़ें, उपन्यास के रूप में पढ़ें, नाटक के रूप में पढ़ें, तो हमको आसानी से समझ में आता है। वर्णन और विश्लेषण की क्षमता, गद्य की भाषा में वर्णन और विश्लेषण की क्षमता होती है। उपन्यास में वर्णन, विवरण और विश्लेषण तीनों विशेषताओं की जरूरत होती है। प्रेमचंद के उपन्यास में हमें इन विशेषताओं को देखने को मिलता है। उपन्यासों में नवीनतम प्रयोग में ही हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जैसे कि वर्णन किया है, वर्णन किस प्रकार से किया है, देखो उसमें आप गोदान पढ़ा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में गोदान पढ़ा है। गोदान में उसने बताया है सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। होरी बेलारी में रहता था और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते थे। दोनों गांव में केवल 5 मील का अंतर था। तो इसमें ये जो बातें हैं, ये जो बताया है, वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? उस जगह का वर्णन किया है। किस जगह का वर्णन किया है? प्रेमचंद जी ने जो गोदान लिखा है, कहाँ का लिखा है, उस जगह के बारे में जो बताया है। सेमरी यहाँ है, बेलारी वहां है। सेमरी में कौन रहता था, बेलारी में कौन रहता था। तो ये जो बातें जो बताया गया है, ये वर्णन शैली के आधार पर आएगा। तो ऐसे ही वर्णन करके लेखक जो है अपने साहित्य में स्थान देता है, अपनी रचना में स्थान देता है वर्णन करके। विवरण करता है। विवरण कैसा है? जैसे कि कहीं पर किसी उपन्यास का यहाँ पे थोड़ा सा झलक दिखाई दिया है। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी थी, पांव लड़खड़ाने लगे थे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, बिना कुछ पेट में डाले वहां अब चला नहीं जा सकता था, लेकिन पास एक पैसा भी नहीं था। सड़क के किनारे कुछ बेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़े और उधर को बहलाता हुआ चला। अर्थात बेर खाया और वहां पे अपने उदर को बहलाता हुआ चल रहा है। यानी पेट में तो कुछ नहीं था, पैसे भी कुछ नहीं थे उसके पास, और बेर का पेड़ था, बेर तोड़ा और खाया। अर्थात पेट के उदर, जो उदर है पेट को है, उसे सहलाया। थोड़ी देर के लिए उसकी क्षुधा जो थी, उसकी भूख जो थी, उसको शांत किया। पर उसने क्या देखा आगे चलकर? एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। मैंने एक किसी उपन्यास का यह अंश इसमें बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन न माना, कोल्हाड़ में जाकर 2 लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पीने बैठा कि एक किसान ने आकर कहा, अरे भाई क्या कैसे निराला ही पानी पियोगे? निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं, निराला है ना, केवल पानी ही पियोगे? तो थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की ओर चले, कोल्हू और बना ले खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगा, सारी यूं खड़ी हो जाएगी, गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी। अर्थात उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति था, वो जा रहा था। ये विवरणात्मक शैली है। विवरण कर रहे हैं लेखक कि दिन चढ़ने लगा था, उसको भूख लगी थी, उसको उसके पैर इधर उधर लड़खड़ा रहे थे। उसने क्या देखा? सामने उसके पास पैसे भी नहीं है। पैसे होने से वो खरीद के कुछ खाता, पर पैसे ना होने की वजह से वो आगे चलता रहा। आगे जाने पर उसको बेर का पेड़ दिखाई दिया। उसने बेर खाया वहां पे और पानी पीना चाहा। तभी एक व्यक्ति वहां पे दिखाई दिया जहाँ पे कि पास में गुड़ के पकने की सुगंध आ रही थी। वहां वो पहुंचा। तभी वहां व्यक्ति कहने लगा, अरे केवल पानी पियोगे? नहीं, गुड़ थोड़ा खा लो। तो ये शैली क्या है? आपका विवरणात्मक शैली है। वर्णनात्मक शैली मैंने क्या कहा? घटना, कहाँ की घटना, उस स्थान के बारे में बताया। विवरण में ये बताया। अब आएगा विश्लेषणात्मक शैली। विश्लेषण कैसे करते हैं? तो किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस हो जाता है। ब्याज की 1 पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति के स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। ये विश्लेषण करना, किसी चीज का विश्लेषण करना। लेखक ने मैंने दृश्य बताया है, एक अंश को बताया है, और हमको ये बताना चाहा इसको पढ़ करके कि पेड़ जो है वो अपने फल वो स्वयं नहीं खाते। खेतों में अनाज उगाया जाता है, खेत उसको स्वयं नहीं खाता, वो दूसरों के लिए काम आता है, हमारे लिए वो काम आता है। तो ये शैली आपका विश्लेषणात्मक शैली के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही आपको इसको पढ़ना है। आप ये किताब पढ़ेंगे। समय कितना अधिक हो रहा है, समय थोड़ा सा आगे बढ़े। और औपन्यासिक भाषा की विशिष्टता, तो कथा कहना ये एक भाषा है। उपन्यास की रचना पढ़ने के लिए, सुनने कहने के लिए नहीं केवल, लेकिन उपन्यासों में जो मनगढ़ंत बातें होती है, जो उसको किस्सा गोई कहा है। किस्सा गोई
बातें अर्थात मनगढ़ंत बातें, विशेषताओं का समावेश उपन्यासकार प्राय करते रहते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी शैली का प्रयोग करते हुए उपन्यास क्यों न लिखा जाए, क्यों नहीं लिखा गया हो, उसमें वर्णन, स्थितियां, मनोभाव कितने ही सूक्ष्म क्यों ना हो, उपन्यास में उसका उद्घाटन इस तरह किया जाना चाहिए कि पाठक इस उद्घाटन के लिए पहले से ही उत्सुक हो। बार बार वही चीज को बताया गया है, बार बार उसी कथा को कहा गया है, कथा कहना, कथा वस्तु तैयार करना, ये ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से समझ में आए, उस स्थान, घटना आदि का वो जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा रखनी चाहिए, तभी वो उपन्यास, कहानी या नाटक सफल माना जाएगा। कथा रचना केवल वही है, सभी जगह वही बताया गया है, कथा बताना भी वही है। फिर है उसमें व्यंग्यात्मकता, कि मैंने कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार कुछ व्यंग भी करता है, कुछ व्यंग करता है। व्यंग करने का अर्थ ये नहीं है कि व्यंग भाषा के जीवन, व्यंग जो है भाषा को जीवन बताता है। उपन्यास में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब व्यंग का सहारा लेकर के स्थितियों को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है। प्रेमचंद व्यंग की इस शक्ति का उपयोग उपन्यासों में प्राय करा करते हैं। उपन्यास में व्यंग का ऐसा उपयोग गोदान जैसे उपन्यास में भी किया गया है, जबकि व्यंग को उपन्यास की पूर्ण शैली के रूप में बताया गया है। क्या व्यंग है इसमें, बहुत सारा मैंने जो व्यंग करके लोगों को उपदेश दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ व्यंग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति कोई पढ़ रहा है पाठक, उसके साथ व्यंग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो व्यंग के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो व्यंग किया जाता है, इस बातों को वो बता जा रहा है। इसमें आपको पढ़ेंगे, आप सेंटेंस पढ़ लेना, पेज संख्या 33 में है, आपके सेकंड वाली किताब में पेज संख्या 33 में दिया गया है कि किस प्रकार से वहां ट्रक खड़ा था, उसे देखते देखते यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ, मैंने कुछ ऐसे मैंने शब्द बताए गए हैं, तो आप पढ़ लेना, आप उस सेंटेंस को पढ़ लेना आप। तो उसमें व्यंग्यात्मक अर्थात व्यंग्यपूर्ण बातें उसमें बताई गई है। उसका मतलब ये नहीं है कि व्यंग्यपूर्ण बातें बताने से हम जो पढ़ने हैं, हम जो पाठक हैं, हमारे साथ व्यंग हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसको ठीक सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी व्यंग की आवश्यकता होती है, उसका प्रयोग भी उपन्यासकार ने किया है। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे, विभिन्न प्रकार के मुहावरों के द्वारा भी उन्होंने, अब कई साहित्यकार हैं जो अपने मुहावरे का भी सहारा लिया है उन्होंने। लोकोक्ति, लोगों की उक्ति है ना, लोकोक्ति यानी लोगों की उक्ति। मुहावरे हैं जो, वो भी मुहावरे जो कहा जाता है वाक्य रचना, किसी भी, आप लोगों ने तो पढ़ा है मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या है, आप पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो कई साहित्यकार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने उपन्यास में लोकोक्ति और मुहावरों को भी स्थान दिया है। इसमें एक जगह पर दिया है, दीनता से जो काम निकल जाता है वह डींगे मारने से नहीं निकलता। मैंने एक सेंटेंस है, आप पढ़ना, पुस्तक को पढ़ लेना, कि उसमें दिया है कि बजरंगी के विचार में नायक राम ने उतनी मिन्नत समाजत न की थी जितनी करनी चाहिए थी। आए थे अपना काम निकालने के लिए, हेकड़ी दिखाना, हेकड़ी दिखाना भी मुहावरा है। और इसमें डींगे मारना, डींग मारना भी मुहावरा है। तो आगे बताया है, नाक पर मक्खी तक बैठने ना देना, नाक पर मक्खी तक न बैठने देना, ये भी मुहावरा है ना। कैसा व्यक्ति होगा जो कि, और फिर प्राण सूख जाना, प्राण तो सूख नहीं जाता पर डर जाना है ना, प्राण सूख जाना, ये सब क्या है। ऐसे ही बातों को भी, ऐसे मुहावरों, ऐसे लोकोक्तियों का सहारा भी साहित्यकारों ने लिया है और अपने साहित्य में स्थान दिया है। काव्य भाषा के उपकरणों का उपयोग भी किया है। किस प्रकार से प्रेमचंद के उपन्यासों में हमें कदम कदम पर काव्य भाषा की विशेषताओं के गुण मिलते हैं। इस प्रकार होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी, उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराश भरे शब्दों में धनिया ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारित्व के असंपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण में जैसे आशीर्वादों का फ्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लिया था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। अर्थात देखो इसमें क्या है कि मैंने धनिया का विवाह हुआ था होरी से। होरी जिस विपत्ति में था, होरी जिस जैसा काम करता था, होरी खेत में काम करता था, तो धनिया भी उसका काम करती थी। तो उसने क्या कहा, एक तृण माना है। क्या माना है? सुहाग को एक तृण माना है। सुहाग कैसे तृण माना है? जिस प्रकार से एक नदी में अगर तृण, अगर कोई मैंने तिनका अगर गिर जाए तो कैसे इधर उधर होता है वो तिनका, ठीक उसी प्रकार से ये क्या कह रही है, अपने पति को अभयदान दे रही है, अर्थात उसके सुख में दुख में उसको साथ दे रही है। और सुहाग, सागर में सुहाग ही वह तृण था, सागर में सुहाग ही वो तृण था, अर्थात उसका पति ही उसके लिए सब कुछ था। उस पति का पकड़ी हुई थी, अर्थात पति के आदर्शों पर, पति के हर सुख दुख में वो काम दे रही थी। और उसने क्या किया, तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी, अर्थात उसके साथ वो जीवन यापन कर रही थी। तो यहाँ पे जो भाषा हमको कैसा लगा, काव्यमय भाषा के समान हमें प्रतीत हुआ ये भाषा। तो ऐसे ही काव्यमय भाषा का भी लेखक अपने साहित्य में करते हैं।
फिर इसमें आगे बताया गया है कि रचना का उद्देश्य क्या होता है। राजनीतिक उद्देश्य होता है, जैसे राजनीतिक जीवन को कथा का हिस्सा बनाने की परंपरा हिंदी में बहुत पहले से है। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन में से लेकर गोदान तक सभी उपन्यासों में राजनीतिक संबंधी घटनाओं का विवरण उपन्यासों में मिला है। प्रेमचंद के बाद के प्राय सभी प्रमुख लेखक यशपाल, नागार्जुन, रेणु, रांगेरा घाव, भीष्म साहनी आदि अपने उपन्यासों में राजनीतिक परिदृश्यों का विस्तार से चित्रण किया है। अर्थात राजनीतिक उपन्यासों का भी स्थान है, राजनीति को भी लेकर के उपन्यास की रचना की जा सकती है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद जी ने भी अपने उपन्यास सेवा सदन इत्यादि, गोदान इत्यादि वो राजनीतिक उपन्यास के अंतर्गत आएंगे, उनका भी वर्णन किया है। और लेखक ने प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में राजनीति का सहारा लेते हुए भी इसमें राजनीतिक अंश भी इसमें दिखाए हैं। फिर सामाजिक उपन्यास, सामाजिक का तात्पर्य समाज से संबंधित समस्याओं की कथावस्तु का आधार बनाने वाले उपन्यासों में है। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला अनमेल विवाह की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। सामाजिक उपन्यास निर्मला किस प्रकार से एक ऐसी नवयुवती थी जिसका कि विवाह जिससे तय हुआ था, किंतु उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण वहां से वो इनकार कर दी गई, वो मैंने ठुकराई गई वहां से। उसके ससुर ने भी कहा कि नहीं, होने वाला ससुर जो था वो भी इनकार कर दिया, और मैंने फिर बाद में उसके पति ने भी इनकार कर दिया। तो ये क्या है? ये सब सामाजिक समस्याएं हैं, समाज में आती हैं। एक नारी को किस प्रकार से उसका विवाह संबंध स्थापित कर दिया गया हो, बाद में उसी विवाह संबंध को अगर तोड़ दिया गया हो तो ये समाज के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी समस्याओं को लेकर भी वो उपन्यास का सहारा लिया जाता है, उपन्यास की विषय वस्तु बनाया जा सकता है, उपन्यास की कथानक बनाया जा सकता है और उसके ऊपर भी कहानी लिखा जा सकता है। साहित्यिक सांस्कृतिक परिवेश को लेकर भी, सांस्कृतिक परिवेश में आएगा कि जहाँ सांस्कृतिक जीवन प्रधानता के साथ प्रस्तुत हो, वहां हम उपन्यास को संस्कृति प्रधान उपन्यास कहेंगे। सांस्कृतिक जीवन को व्यक्त करने के लिए उपन्यासकार किसी सांस्कृतिक कर्मी को नायक के रूप में प्रस्तुत करता है और कवि, गायक, संगीतकार, चित्रकार आदि को भी पेश करता है। तो उसके द्वारा जो उपन्यास रचता है उस उपन्यास को कहेंगे हम सांस्कृतिक उपन्यास। फिर साहित्यिक उपन्यास में साहित्य की अन्य विधाओं की तुलना में उपन्यास नवीन विधा है। नवीन होते भी इसकी रचना परंपरा में लगातार नवीनीकरण की जरूरत होती है। हिंदी में उपन्यास की लेखन परंपरा मुश्किल से लगभग 130 साल पुरानी है और स्वदेशपूर्ण साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना में ये गिनी जाती है। साहित्यकारों की साहित्य भावना, साहित्यकारों के साहित्य लेखन, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करके ऐसे भी साहित्यिक उपन्यास लिखे जाते हैं। फिर घटना प्रधान उपन्यास भी लिखे जाते हैं, जैसे जासूसी, एआरी, मैंने तिलस्मी उपन्यास, ये तो शुरू में है, फिर से रिपीट हुआ इस बात को। घटना प्रधान उपन्यास का उद्देश्य पाठकों का मन बहलाव करना होता है। ऐसे उपन्यास का किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर उपन्यास की रचना नहीं करते, अर्थात जासूसी उपन्यास इसके अंतर्गत आएगा। ऐतिहासिक उपन्यास है, इतिहास को लेकर लिखा गया उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा इतिहास को लेकर लिखा गया उपन्यास है। बाणभट्ट का जीवन चरित्र इसमें परिलक्षित हुआ है। उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया है। उस समय कैसे ऐतिहासिक उपन्यास से तात्पर्य अतीत से संबंधित घटनाओं, चरित्रों और देशकाल को लेकर उपन्यास की रचना करना है, जहाँ इतिहास में वास्तविक इतिहास भी शामिल है और उसमें मिथ के इतिहास भी शामिल है, पौराणिक कथाएं भी उसमें शामिल होती है और ऐसे उपन्यासों को कहा जाता है ऐतिहासिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास मैंने बार बार बताया, अंचल विशेष को प्रधान मान करके आंचलिक उपन्यास लिखा जाता है और जिसमें उस अंचल के रीति रिवाज, अंचल के रहन सहन, अंचल का जो रस्म है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ का जो धर्म है, उन सभी चीजों को एक आंचलिक उपन्यासकार अपने उपन्यास में उसको सहारा लेता है और उसको अपना विषय वस्तु बनाता है। सामाजिक चरित्र होते हैं, व्यक्तिक चरित्र होते हैं, प्रातिनिधिक चरित्र भी उसमें होते हैं। चरित्र का बताया है, शैली का मैंने बता दिया आपको किस प्रकार से वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है, आत्मकथात्मक शैली। बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथात्मक शैली के रूप में प्रयोग किया है। ऐसा लगता है कि उपन्यास को हम खोलते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा तो उसमें किसी का क्या हुआ कहते हुए हम सुनते हैं। उस उपन्यास में यही नहीं बताया कि वहां पे ऐसा था, वहां से स्टार्ट हुआ, वहां राजा महारानियां थे, वहां पे ऐसा हुआ था, वहां भट्टिनी थी, वहां भट्ट थे, ऐसा नहीं, किसी की कही हुई है, मुंह से कही हुई जो कहा जाता है उसको आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से जीवनी परक शैली भी है और यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखा हुआ शैली भी है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से उपन्यास के को लिखा जाता है। इसमें कई आलोचकों ने इसका उपन्यास की आलोचना दृष्टियां, तो इसमें उपन्यास का जन्म आधुनिक यूरोप में हुआ। 17वीं 18वीं सदी में यूरोप सामंतवाद की जकड़न से मुक्त होकर पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ा रहा था। पूंजीवाद का विकास उत्पादन के साधनों में होने वाले परिवर्तन और उन साधनों का नियंत्रण करने वाले नए वर्ग का उदय हुआ था। यह नया वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे कभी ढीले ढाले ढंग से
बुजुर्वा वर्ग भी कहा जाता है। बुजुर्वा वर्ग में प्राय निम्न पूंजीपति वर्ग को भी शामिल कर लिया जाता है, जबकि कई बार ऐसी बुजुर्गा वर्ग भी कहा जाता। तात्पर्य यही है कि पूंजीवाद के विकास के साथ दो मुख्य वर्ग, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के साथ साथ मध्य वर्ग का उदय हुआ। इसी मध्य वर्ग का संबंध आधुनिक साहित्य सृजन और सिद्धांत से विवेचन से जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपन्यासों को भी लिखा है और उस पर आलोचना भी की है। किस प्रकार से आलोचना की है? जैसे कि यथार्थवाद का विकास, आधुनिक कला अध्यात्म में यथार्थवाद को केंद्रीय महत्व दिया है। यथार्थवाद का तात्पर्य सिर्फ यह नहीं है कि साहित्य अन्य कला रूपों में यथार्थ को व्यक्त किया जाए, बल्कि साहित्य और अन्य कला रूपों में जो कुछ भी व्यक्त होता है उसका यथार्थ प्रत्यक्ष परोक्ष संबंध के अवश्य होता है। यथार्थवाद का संबंध इस वस्तु जगत से है, लेकिन यह सब सीमित नहीं है। इसी बात का व्याख्या करते हुए हिंदी आलोचक डॉक्टर शिव कुमार मिश्र लिखते हैं, हमारे कहने का तात्पर्य यही नहीं है कि कलाकार का या रचनाकार का सरोकार मूलतः इस वस्तु जगत और उसके अनंत रूपों से होता है। उसके अभाव में सार्थक कला रचना संभव होता है। यही कारण है कि कला जगत के एकदम प्रारंभिक युगों से उसके अध्ययनतम विकसित रूप तक उसकी रचना प्रक्रिया को कहा जाता है। अर्थात प्रारंभिक रूप में कैसा था और धीरे धीरे कैसा होता गया, उसके बारे में आलोचक जो है वो आलोचना करते हैं और उपन्यास की आलोचना करते हैं। जिस प्रकार से उपन्यास महाकाव्य की तरह एक बृहकाय विधा है, जिसमें व्यापक कथानक, बहुत से पात्र और जीवन संघर्ष को व्यापक फलक पर देख सकने की क्षमता होती है। इसके बावजूद उपन्यास और महाकाव्य में अंतर है। रंगभूमि का नायक न किसी शाही परिवार से संबंध है, न ही राजसी शान शौकत में है, फिर भी वह किसी भी महान से महान नायकों का अधिक प्रभावशाली प्रेरणास्पद है। यही बात है कि होरी के बारे में सही है, जिसमें न तो सूरदास जैसा साहस है न संघर्ष क्षमता। उसके बावजूद भी होरी हिंदी ही नहीं भारतीय उपन्यास साहित्य के अमर नायकों में सिरमौर है, अमर नायकों में उसका स्थान है। इस प्रकार से ये भी विभिन्न आलोचक है, उन्होंने आलोचना भी किया है कि कौन सा उपन्यास कैसा है, कौन सा उपन्यास यथार्थवादी है, कौन सा उपन्यास कहना चाहिए प्रकृतिवादी है, कौन उपन्यासों में जादुई लक्षण भी दिखाई देते हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से पूंजी का वर्चस्व पहली बार दुनिया के हर कोने में स्थापित हो गया। तीसरी दुनिया के विकासशील देश अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथ के खिलौने बन गए, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी पूंजीवाद की नकली चमक दमक और समष्टि के विराट को चक्र में ऐसी उलझती जा रही थी जिससे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और ऐसे को बताया गया जादुई यथार्थवाद, है ना। तो इसमें टिप्पणी स्वरूप आपका जो दिया है पुस्तक में जो दिया है, तो ये जो चैप्टर इत्यादि दिए हैं, हो सकता है ये टिप्पणी स्वरूप क्वेश्चन भी पूछा जाए। 4 नंबर का आपका टिप्पणी पूछता है, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सभी चीजों को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, आज का फिर कैसा समझ में आया कि नहीं? आज का जी बहुत बड़ी किताब थी, ये वाली किताब बहुत सारे पॉइंट्स थे, पर मैंने इसको सरलीकरण करते हुए आपको समझाया है और मुझे आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है जी मैम। हाँ, ठीक लगा? धन्यवाद। तो पढ़िए जी मैम। हाँ, और घर में ना इसको किताब को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका जो MSD 13 का ब्लॉक 2 थोड़ा सा पढ़ो, मैडम ने क्या पढ़ाया है उसको। हाँ, पहले बहुत कठिन लग रहा था, अब तो आसान होता नजर आ रहा है मैम। और आसान हो जाएगा बेटा, सब आसान हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमने भी कई सारी परेशानियों का सामना किया है, कितना संघर्ष किया है पढ़ने के लिए, वैसे आप भी करें, है ना, तभी तो सफलता दिखाई देगी ना। तभी तो आज हम ऐसे मैंने आपके सामने कह पाने की शक्ति रख रहे हैं, आपके सामने खड़े होने की शक्ति रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिश्रम किया है। इसलिए सभी को आशीर्वाद है। कभी मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कभी मन लगा करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है जी मैम। प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए।